Hello everyone. So it is the third lecture of entire environment portions और अभी हम लोग इकोलॉजी पर हैं और आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने पीछे जो था वो इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाला जो टॉपिक था वो कवर कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक में हम यहाँ पर चढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हम पहुँचने वाले हैं अबाउट द एडॉप्टेशंस। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में रह रहे हैं, भरे हुए हैं क्वेश्चन, ये कह लो गंद मचा हुआ इस टॉपिक से, ठीक है। दिस एंटायर डिटेल ऑफ मी, जहाँ पर आप मेरे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब्स भी है, फाइन। आइए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 जहाँ पर हम बात करने वाले हैं एडॉप्टेशंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। क्या है एडॉप्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स में? देखो ये ना बहुत बड़ा चैप्टर है, जो आपके सामने एक आउटलाइन दिख रहा है, ये वही जो बुक आपके पास है इन्वायरमेंट की, उसी का पूरा इंडेक्स है जो मैंने एक समरी बना दिया है। और सामने से मैं हट जाता हूँ, आप समरी देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एडॉप्टेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशंस में जैसे इनहेरिटेड एडॉप्टेशंस, एक्वायर्ड एडॉप्टेशन, इकोलॉजिकल एडॉप्टेशंस, उसके बाद एनिमल्स में किस तरह के एडॉप्टेशंस होते हैं, एडॉप्टेशंस टेम्परेचर के बेस पे जो हम एनिमल्स में पढ़ते हैं वो किस तरह के होते हैं। उसके बाद एनिमल में एडॉप्टेशंस के लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे मिमिक्री है, हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है, डायाप्लॉज है, कामाफ्लोग है, बहुत सारे टर्म्स हैं। इसके अलावा जैसे कुछ मिसलेनियस एडॉप्टेशन जैसे राउंड एंड वैगिंग, या ये कह लो कि वैगल डांस वगैरह, जो हनी बीज वगैरह में, मार्सूपियल्स में जो एडॉप्टेशंस पाए जाते हैं, इस तरह के मिसलेनियस एडॉप्टेशन भी आपके पेपर में रहते हैं। कुछ एनिमल्स वगैरह हैं जो रोल अप और प्रोटेक्ट टाइप के होते हैं, औरंगुटान, स्क्वेरल, इस तरह की चीज़ में 2-3 क्वेश्चन यहाँ आपको मिल भी जाएंगे पीछे के सालों में। उसके बाद एडॉप्टेशन इन प्लांट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे जीरोफाइट्स प्लांट्स में किस तरह के एडॉप्टेशन पाए जाते हैं। और जो माइक्रोबियल एडॉप्टेशन है, माइक्रोबियल एडॉप्टेशन का मतलब जो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी एडॉप्टेशन से बैक्टीरिया वगैरह होता है, हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है, तो थर्मोफाइल हो गया, कम पर होता है, साइक्रोफाइल हो गया। इस तरह के जो टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो इनको देखेंगे। यानी ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ये कह लो इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैं 2 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट इज़ दिस जो मैं आज कवर कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट जहाँ पे हम लोग जो मेरी पूरी कोशिश है, सेकेंड पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में हम लोग यहाँ तक चीज़ों को कवर कर लें और प्लांट्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एडॉप्टेशन हैं वो अगले पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। अगर अब इस टॉपिक्स में देखो तो अगर पीछे के 14-15 साल के पेपर देखो तो लगभग आपको कम से कम 6 to 7 क्वेश्चंस है ना इस लिस्ट से मिल जाता है, या शायद उससे ज़्यादा ही होगा पर कम नहीं है, गॉट इट। और इसका प्रूफ जो है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप बुक देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन इससे मिल जाएंगे, ठीक है, या शायद उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन है ना, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं, इनहेरेंट एडॉप्टेशंस, एक्वायर्ड एडॉप्टेशंस, इकोलॉजिकल एडॉप्टेशंस क्या होते हैं। लेट अस स्टार्ट गाइस, है ना। चलो देखो, इनहेरिटेड एडॉप्टेशंस वो होते हैं जो हम जनरेशन टू जनरेशन लेकर आते हैं। हमारे माँ बाप के पास 2 हाथ थे, हमारे पास भी 2 हाथ है। हमारे माँ बाप के पास 2 पैर थे, हमारे पास भी 2 पैर है। ये जो देख रहे हो ना, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मेरा और अपना जो है ये सब अपने पेरेंट्स से हम लेकर आते हैं। इस तरह की चीज़ें जो इनहेरेंट कहलाती है, यानी जो जनरेशन टू जनरेशन लेकर आते हैं वो इनहेरेंट कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बताना नहीं है, यानी वो कैरेक्टर जो हम जनरेशन से जनरेशन लेकर आते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड एडॉप्टेशन जो हम एक्वायर करते हैं, जैसे मान लो कि मैं हूँ, अभी मैं गोवा चला जाता हूँ तो मेरे स्किन की कलर जो है उसमें टैनिन ज़्यादा आ जाता है और ये ज़रूरी भी है, ठीक है, ज़रूरी भी है। उस समय मेरी बॉडी को अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाना जरूरी है। इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, इट्स अ काइंड ऑफ एक्वायर्ड एडॉप्टेशन। यानी कलरेशन वगैरह की बात करें, है ना, स्किन कलर वगैरह की बात करें, जैसे जो लोग ठंडी जगह पे रहते हैं उनके कलर्स आपको थोड़े ज़्यादा वाइट मिलते हैं, फेयर मिलते हैं, और जो गर्म जगह पे रहते हैं, बाहर रहते हैं अफ्रीका इस तरह, वहाँ थोड़ा आपके सौले लोग या ज़्यादा डार्क लोग मिलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्वायर्ड एडॉप्टेशन जो हम उन जगह के हिसाब से अपनी बॉडी में एक्वायर करते हैं, और ये ज़रूरी भी है दोस्त। एडॉप्टेशन इसलिए ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बचती है ना, वहां पे आप सरवाइव करते हैं, आपकी जिंदगी बचती है, गॉट इट। इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब आप जिस जगह पे रहते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट में रहता है, उसके साथ होने वाला इंटरेक्शन उसको इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब मुझे आप एक बार बताओ, कोई फिश है जो फ्रेश वाटर में, और कोई फिश है जो मरीन वाटर में है। कोई फिश जो फ्रेश वाटर में है, अगर हम उसको ले जाके मरीन वाटर में रख दें, या कोई मरीन वाटर समुद्र वाली मछली को उठाकर अगर हम किसी पॉन्ड्स में रख दें, मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका एक इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन, इस तरह के एडॉप्टेशन
एडॉप्टेशन को हम इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन कहते हैं। स्कूल टाइम में हम लोग को इस तरह की चीज़ें बताई जाती थी कि पॉन्ड वाली मछलियों को आप ले जाकर किसी समुद्र में मत डालना, या समुद्र वाली मछलियों को ले जाकर कभी, ये एक इकोलॉजी है और इसको हम इकोलॉजिकल एडॉप्टेशंस कहते हैं। तो जब आप बुक पढ़ रहे होगे तो शुरुआत में आपको ये टर्म्स मिल रहे होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडॉप्टेशंस इन एनिमल्स पे आते हैं और अब स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक्स हमें करना है। पहले वो हल्के हल्के एडॉप्टेशंस कर लेते हैं जिसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे एक्वाटिक एडॉप्टेशन पहली बात कर रहे हैं जो कि वाटर बॉडीज के अंदर होता है। अब जैसे अगर कोई भी वाटर बॉडीज के अंदर एडॉप्टेशन हो रहे हैं तो जब भी एक्वाटिक सिस्टम यानी वाटर बॉडी की बात करते हैं सबके दिमाग में पहले मछलियां ही आती हैं। तो ठीक है, अब मछलियों के बारे में सोच लो और मछलियों के बारे में सोचकर आप आसानी से एक्वाटिक एडॉप्टेशन के बारे में बात कर सकते हो। जैसे इसमें इसकी जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन मतलब जैसे जैसे पानी चलते हैं ना वैसी इसकी है ना, उसकी बॉडी भी ऐसी होती है कि पानी के फ्लो के साथ वो भी आगे निकल जाते हैं। तो स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब हो गया कि रेखित, मतलब जैसे पानी का फ्लो होता है वैसे उनकी बॉडी होती है। एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू मूव, स्ट्रीम लाइन बॉडी। सिंस हिंदी में इसको पक कहते हैं ना, चाबुक जिसे कह सकते हैं ना, जिसकी मदद से, यानी इसको आप पैडल कह सकते हो, जिसकी मदद से मछलियां आगे पानी को आगे पीछे करती हैं और वो आगे बढ़ती हैं। गॉट इट? वो एक्शन रिएक्शन टाइप की चीजें जो होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। गिल्स होती है मछलियों में जिसकी वजह से मछलियां जो होती हैं एक्वाटिक सिस्टम में, फट से आप मछलियों को दिमाग में रखो और जो चीजें बता रहा हूं मछलियों को जोड़ते चले जाओ। गिल्स क्या होते हैं? इनमें फेफड़े तो होते नहीं, लंग्स होते नहीं है। तो जो वाटर बॉडीज में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना, उस ऑक्सीजन को वो ले लेती हैं और गिल से उसमें से ऑक्सीजन सेपरेट कर लेती हैं और इसी वजह से मछलियां पानी के अंदर सर्वाइव करती हैं, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को गिल्स के द्वारा अलग करके अपनी एनर्जी को पूरा करती हैं। लेटरल लाइन ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लेटरल लाइन ऑर्गन्स क्या होते हैं आपको बताऊं, जब कोई मछली वगैरह ओके इस तरह की चीजें, लेटरल लाइन ऑर्गन से होने का फायदा क्या होता है, इनसे क्या होता है, अगर वाटर बॉडीज में किसी भी तरह का मूवमेंट होता है तो लेटरल लाइन ऑर्गन क्या होता है, उन वाटर में हल्की फुल्की मूवमेंट्स की भी स्टडी करा देता है। एक तरह से सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है। अगर कोई मान लो वहां पे कोई आ रहा है, जैसे आप पैर रख रहे हो पानी के अंदर, थोड़ी सी भी हलचल हुई ना, लेटरल ऑर्गन्स बता देगा कि यहाँ पे कुछ आ रहा है, मछलियां वहां से भाग जाती हैं। यानी एक तरह से है ना, फूड और प्रे इस तरीके की चीज़ों से वहाँ बचने की कोशिश करती हैं। कौन? मछलियाँ या एक्वाटिक सिस्टम में जो पाए जाने ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करते हैं? ये आइडेंटिफाई करते हैं किसी होने वाले पानी के अंदर मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस को, है ना, वहाँ आइडेंटिफाई करते हैं किसी मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस को। अगला हम लिए चलते हैं स्विम ब्लैडर की तरफ। स्विम ब्लैडर क्या होता है? एक तरह से आपको बताऊं, ये ना जैसे आपने देखा होगा मछलियों वगैरह को जब काटते वाटते हैं तो उसकी बॉडी से कुछ फूले से गुब्बारे टाइप की चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। वो जो फूला सा गुब्बारा टाइप की चीज़ निकलता है एक्चुअली में एक तरह का स्विम ब्लैडर होता है। उसके अंदर मछलियों के अंदर जाके हवा भर जाती है और हवा भर जाती है तो मछलियाँ क्या होती हैं, हल्की हो जाती हैं, दे आर डूइंग द फ्लोटिंग। पर इसके अलावा स्विम ब्लैडर से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। कहा जाता है कि ये सेंस ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं और कहीं कहीं किसी किसी केसेस में कुछ साउंड प्रोड्यूस करने का काम भी करते हैं। गॉट इट? तो स्विम ब्लैडर हैव मेनी एप्लीकेशन, मतलब मेनी तरह के एक्टिविटीज होते हैं जो एक्वाटिक एडॉप्टेशंस में आपको देखने को मिलता है, जिससे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो आसानी से अच्छी तरीके से सर्वाइव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्वाटिक एडॉप्टेशंस में कुछ और भी एडॉप्टेशंस हैं, जैसे एक है किडनी, ठीक है, एक है किडनी। किडनी क्या होता है? इनके अंदर काफी विकसित होता है। क्यों विकसित होता है? एवरी मोमेंट ऑफ टाइम पानी के अंदर आना, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम पानी का बाहर निकलना। और इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अगर पानी बार बार शरीर के अंदर आ रहा है तो शरीर फट जाएगा। इसीलिए किडनी काफी एक्टिव होती है, जिससे क्या करता है, लगातार ऑस्मो रेगुलेशन करता रहे। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर का एक बैलेंस चलता रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इनकी जो किडनी होती है काफी एक्टिव होती है, जिससे लगातार पानी अंदर आ रहा है तो लगातार पानी बाहर चलता रहे। और वाटर के बैलेंस को हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अगला देखो, शेप ऑफ द बॉडी आपको समझ में आता ही है बिल्कुल, किस शेप का है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होते, इसलिए दे इजी टू स्विम देयर गाइस। नेक वगैरह होता नहीं, सही है, जो नेक वाला पार्ट है ना, ये मछलियों में नहीं होता। आपको हेड मिलेगा और नीचे वाला बेस वाला पार्ट मिलेगा। असल में इससे क्या होता है पता है, जब मछलियां जब चलती हैं ना तो ऐसे से अगर सर होगा ना तो ये एरिया ज्यादा ले लेगा, और एरिया ज्यादा ले लेगा तो मूवमेंट करते समय जो होंगे उनको दिक्कत आएगी मछलियों को। तो होता क्या, ये वाला हिस्सा देखो थोड़ा नुकीला होता है और पीछे वाले से जुड़ा होता है। इससे क्या होता है, ना होने से, मूवमेंट ऑफ नेक ना होने से इजी टू स्विम हो जाता है। तो यहां पे भी होता है, इनमें नेक वगैरह जो होते हैं जनरली नहीं पाए जाते हैं। इनकी जो हड्डियां होती है ना वो हल्की होती हैं। ऑफकोर्स अगर आपने मछलियों को हाथ में लिया हो तो बहुत ज्यादा उनका वेट नहीं लगता, क्योंकि लाइट बोन्स होते हैं। हल्के बोन्स होने से, डेंस बोन है नहीं तो वेट कम होता है, और हल्के होंगे तो आसानी से स्विम कर जाएंगे। इनमें हेयर और स्किन ग्लैंड्स वगैरह नहीं पाए जाते। ऑफकोर्स इनमें कोई स्वेटिंग वगैरह इस तरह की कोई चीज तो है नहीं, लेकिन हाँ
इनमें फैटी टिश्यूज जरूर पाए जाते हैं, स्किन के नीचे फैटी टिश्यूज जरूर पाए जाते हैं, जिसे हम एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, फैटी लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो स्किन के नीचे पाए जाते हैं, ताकि इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर में दिक्कत ना आने पाए। ये एक तरह से इंसुलेशन का काम करते हैं ना। इंसुलेशन का मतलब होता है शरीर के अंदर के हीट को बाहर नहीं जाने देते, तो वही कह रहा है कि इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और टेम्परेचर का बैलेंस करते हैं। इनमें ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं पाया जाता। क्यों एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होगा? तो जब मछलियां जब चल रही होंगी ना, तो ये एक तरह से एक बैरियर का काम करेगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा निकला होगा तो पानी को ये भी रोकने की कोशिश करेगा ना, ईयर पिन्ना नहीं पाया जाता। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडॉप्टेशंस। तो मेरे ख्याल से ये एक्वेटिक सिस्टम में जो जनरल एडॉप्टेशंस जो 9th और 10th की किताबों में दिए जाते हैं, दैट इज वेरी इजी और एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि यहां पर क्या है। ठीक है, अब देखो एक्वेटिक सिस्टम में कुछ और टर्म्स हैं जो आपको जानने हैं। पहले तो हम लोग बात करेंगे एक्वेटिक सिस्टम में पेलाजिक एडॉप्टेशन क्या होता है। देखो ऐसा होता है, जो पानी में ओशन में जो अपर लेयर में जो वाटर होता है ना, उस वाले एरिया को हम पेलाजिक जोन कहते हैं। यानी ओशन में जो पानी का अपर लेयर होता है उसको हम पेलाजिक जोन कहते हैं। और पेलाजिक जोन जो पानी का ऊपर वाला लेयर है ना बच्चा, वहां पर आसानी से सन की लाइट भी पेनिट्रेट करती है। ओके, यहां पर लाइट इज प्रेजेंट। ओके, यहां पर लाइट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस एरिया में जहां पर लाइट होती है वहां पर पौधे भी होंगे, जैसे एल्गी वेल्गी पाए जाते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है ना। तो एल्गी प्लांट्स जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, दे डू फोटोसिंथेसिस, तो अच्छा खासा वहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। साथ ही साथ जो पेलाजिक एटमॉस्फेयर होते हैं, यहां पर जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंट तरह के फीचर पाए जाते हैं। वैसे जनरली आपको वाटर बॉडीज के अंदर बताऊं तो 3 तरह के कैरेक्टर होते हैं। एक होता है प्लैंकटन, एक होता है नेक्टॉन और एक होता है बेंथोस। यानी एक्वेटिक सिस्टम में 3 तरह के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं या जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं। अगेन आई रिपीट, पहला प्लैंकटन, दूसरा नेक्टॉन और तीसरा जिसे हम कहते हैं बेंथोस, ठीक है ना। अब अगर हम पेलाजिक एडॉप्टेशन की बात करें, यानी जो ऑर्गेनिजम्स ऊपर के एरिया में ग्रो करते हैं उनका क्या फायदा होता है, उनमें हम कुछ चीजों की अगर बात करें पेलाजिक एडॉप्टेशन की बात एनिमल्स के बारे में, उनमें जैसे फोटो सेंसिटिविटी पाई जाती है। अगर बहुत ज्यादा सन की लाइट है तो उसके हिसाब से वो सेंसिटिव होते हैं। अगला देखो, वेल डेवलप आईज एंड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ऑफकोर्स, ताकि किसी भी फूड को आसानी से पहुंच जाए वहां तक, और या कोई ऑर्गेनिज्म उनके पास आ रहा है तो खुद को बचा ले, इस तरह के सेंसरी ऑर्गन वगैरह एक्टिव होने चाहिए। इनमें स्विमिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऑफकोर्स जब पानी भी तेजी से चल रहा होता है तो इनमें मूवमेंट्स भी हो रहा होता है, ठीक है। तो उस तरह इनके लिए प्रॉपर एक स्विमिंग ऑर्गन्स भी चाहिए। और प्लस बायोल्यूमिनेंस होते हैं। बायोल्यूमिनेंस का मतलब होता है कि लाइट ब्रिंगर, यानी ये कुछ लाइट तरह की चीजें भी जनरेट करते हैं। बायोल्यूमिनेंस को मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, रुको अभी, ठीक है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ल्यूमिनेंस मतलब कुछ लाइट जनरेट करना, ठीक है। तो कुछ लाइट जनरेट करने वाली भी चीजें होती हैं जिससे वहां पे शाइनिंग होती है, जिससे वहां पे शाइनिंग होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेंस, है ना। इसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेंस। अब हम आते हैं यहां पर क्या कह रहा है, देखो, जब हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं, 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्वेटिक एनिमल में होते हैं जो आपके सामने, इनके हैबिट जो होते हैं किस तरह के, अगर हम हैबिट के बेस पे भी बात करें कि कहां पर इनका व्यवहार कैसा होता है, इसके आधार पर हम 3 कैटेगरी में एक्वेटिक एनिमल को बांट सकते हैं। यानी हैबिट के बेस पर हम एक्वेटिक एनिमल को 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं नेक्टॉन, दूसरा जिसे हम कहते हैं प्लैंकटन और तीसरा जिसे हम कहते हैं बेंथोस, ठीक है। पहला जिसे हम कहते हैं नेक्टॉन, दूसरा जिसे कहते हैं प्लैंकटन और तीसरा जिसे कहते हैं बेंथोस। अब पहले बात यह होती है कि नेक्टॉन होता क्या है। नेक्टॉन एक्चुअल में हम एक्टिव स्विमर को कहते हैं और प्लैंकटन एक्चुअल में हम पैसिव स्विमर को कहते हैं, और बेंथोस जो बॉटम में चिपके होते हैं उनको हम बेंथोस कहते हैं। इसको जरा मैं समझाता हूं, समझो। अब जैसे नेक्टॉन क्या है, एक्टिव स्विमर, जैसे फिशेज मान लो, जो अपनी एनर्जी लगाकर खुद किसी जगह पर मूव करते हैं, जैसे मछलियां होती हैं वो अपनी एनर्जी खुद लगाती हैं फिर पानी में मूव करती हैं, तो दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेक्टॉन। अब पैसिव स्विमर का मतलब क्या होता है, जो अपनी ऊर्जा नहीं लगाती हैं, जैसे पानी का करंट आ रहा होता है, पानी बह रहा होता है, उसके साथ उनके एग, उनके लार्वा आगे बह जाते हैं, वो पैसिव स्विमर कहलाते हैं। तो फ्रॉग के जैसे हैं, फिशेस के जैसे एग हैं, फ्रॉग के जैसे लार्वा, टैडपोल है, वो सारे के सारे वाटर बॉडी से फ्लो जाते हैं, अपनी एनर्जी नहीं लगाते, उसको हम पैसिव स्विमर कहते हैं। तो व्हाट अबाउट द एक्टिव स्विमर, व्हाट अबाउट द पैसिव स्विमर, आप अच्छी तरह से समझ गए। और जो बेंथोस होते हैं दोस्त, जो बॉटम पर अटैच होते हैं, उनको हम बेंथोस कहते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अब नेक्टॉन और प्लैंकटन और बेंथोस को बताने की जरूरत है, ठीक है। इस तरह की चीजें होती हैं। अब प्लैंकटन में क्या होता है, प्लैंकटन जो एक्चुअल में पैसिव स्विमर्स होते हैं, इसमें देखो, ठीक है, ये फ्री फ्लोटिंग इन द नेचर होते हैं, जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह। अच्छा, प्लैंकटन में एनिमल भी हो सकते हैं, प्लैंकटन में कोई पौधे भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स, कुछ एल्गा वगैरह, लार्वा वगैरह, स्मॉल क्रस्टेशियंस, एग्स वगैरह, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो होते हैं, दे आर द प्लैंकटन्स, ठीक है। प्लैंकटन्स अगेन आई रिपीट, दे आर द
दे आर द पैसिव स्विमर्स, ठीक है। बेंथोस मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो सी फ्लोर वगैरह पे होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ बेंथोस, और ये इंडिपेंडेंटली ओशन बेड पे पाए जाते हैं, ठीक है। सी सरफेस वगैरह पे पाए जाते हैं। डू नॉट स्विम इन द वाटर, पानी पे ये तैरते नहीं है, ये नीचे बैठे होते हैं। तो बहुत सारे मेंबर होते हैं जो एनिमल ग्रुप्स में आते हैं नॉन कॉर्डेटा में, जैसे इकाइनोडर्मेटास के, क्रस्टेशियंस के, मोलस्कन्स के, पोरीफेरेंस के, एनालिड्स के, इनके बहुत सारे मेंबर होते हैं जो चुपचाप एक जगह जाके बैठ जाते हैं। गॉट इट, दे आर द एग्जांपल ऑफ बेंथोस। बायोल्यूमिनेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैं आपको कह रहा हूं, एंड दैट यू पीपल ऑलवेज रिमेंबर। बायोल्यूमिनेंस को समझने के लिए आपको बताऊं, सबसे पहले तो बता दूं, ये फीचर जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल में पाया जाता है। ऑफ कोर्स एक्वेटिक मतलब जो वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। पहला दी शर्त ये याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स में मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बता दूं, इनसे क्या होता है ना, इनमें कुछ लुमिनेंस जनरेट होता है, यानी लाइट जनरेट होते हैं। ऐसा लाइट क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा। दे ऑकर्स एबंडेंटली इन द यूफोटिक एरियाज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेट्स, है ना। यूफोटिक एरियाज वो होते हैं जहां पर लाइट होती है। देखो दो होता है, अगर हम लाइट के पेनिट्रेशन के बेस पे अगर हम स्टडी करें किसी वाटर बॉडी को, तो एक होता है यूफोटिक एरिया। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब वास्तविक रूप में, तो जहां पर फोटो मतलब लाइट्स होती हैं, यूफोटिक ट्रूली लाइट्स होती हैं, उनको यूफोटिक कहते हैं। और एफोटिक जो कि नीचे का एरिया होता है वाटर बॉडीज में काफी नीचे, जहां लाइट नहीं पहुंचती है, तो यहां पर यूफोटिक एरियाज में आपको बायोल्यूमिनेंस वाले ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं या एक्वेटिक एनिमल मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि जहां लाइट होती है वहां पर उनसे जुड़े हुए फ्लैजिलेट्स होते हैं। फ्लैजिलेट्स एक तरह के एनिमल्स होते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, जो कि क्या करते हैं, फूड वगैरह, है ना, इनका फूड होता है, यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनको खाने के लिए यहां पर इस तरह के बायोल्यूमिनेंस वाले एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स जहां पर उसका भोजन होगा वहीं पर उस तरह के नेचर वाले एनिमल होंगे ना, एक तो ये फीचर है। और सुनो, ल्यूमिनेंस जो होता है जनरली, ये फीचर जो होता है ये आपको पॉन्ड्स और लेक्स वाली फिशेस में नहीं मिलता, ये आपको जनरली कहां मिलता है, ओशन के फिशेस में मिलता है, ठीक है। ये आपको ओशंस के फिशेस में मिलता है। और फिर मैं कह देता हूं, ये लाइट एमिटिंग ऑर्गन्स इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो लाइट एमिटिंग ऑर्गन होता है ना, वो इनके वेंट्रल साइड में पाया जाता है। पहले बताऊं वेंट्रल साइड क्या होता है। जैसे वेंट्रल साइड क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, मेरा ये वाला पोर्शन डॉर्सल साइड और पीछे वाला जो पोर्शन है ये बैक वाला ना, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं डॉर्सल और वेंट्रल है। तो जनरली आपको ये कहां मिलेंगे, गॉट इट, वेयर लाइट एमिटिंग ऑर्गन्स आर अवेलेबल, तो आंसर इज टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड। अब बात ये होती है, ये लाइट्स यहां से आते क्यों हैं, कैसे आते हैं, ऐसा क्या मैकेनिज्म है, और दूसरा ये इन लाइट्स की जरूरत क्या है, थोड़ी उस पर बात करेंगे। इधर देखो दोस्त, है ना, इनकी जरूरत क्या है, इधर देखेंगे, ध्यान रखना, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले बता दूं, जो लाइट्स ब्रिंगर्स होते हैं, है ना, असल में लूसीफेरिन जिसका मतलब होता है लैटिन वर्ड में, है ना, लूसीफेरिन इनकी बॉडी में फॉर्म होता है, जो कि लैटिन वर्ड लूसीफर से आया है, समझना, है ना। और इसका मतलब होता है लाइट ब्रिंगर, यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाला। गॉट इट। होता क्या जरा समझो, इन पूरे लाइट एमिशंस के केस में इन एनिमल्स की बॉडी पे एक केमिकल रिएक्शन होता है। अगेन रिपीट, इन एनिमल्स की बॉडी पर एक रिएक्शन होता है, यानी केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वहां पे लाइट जनरेट्स होते हैं। अब पहले बात बताते हैं, इन एनिमल्स की बॉडी पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से चीजें आती हैं। सबसे पहले सुनो, असल में क्या होता है, लूसीफेरिन नामक एक सब्सटेंस होता है जो इन एनिमल्स की बॉडी पे ऑलरेडी पहले से होता है। जैसे हम लोग की बॉडी में बाहर स्किन होता है, उस पर टैनिन वैनिन होता है, मेलानिन वगैरह, एग्जैक्टली उसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि इन एनिमल्स की बॉडी में ऑलरेडी लूसीफेरिन पाया जाता है, उनकी स्किन पर होता है, ठीक है, एज इट इज है। अब जैसे ही इन एनिमल्स को अपनी लाइट जनरेट करनी होती है अपनी बॉडी से, यानी शाइनिंग करनी होती है, इन एनिमल की बॉडी से एक एंजाइम निकलता है। वो तब जब हमें लाइट ब्रिंग करना होता है, लाइट लाना होता है, उस एंजाइम को कहते हैं लूसीफेरेज एंजाइम। लूसीफेरेज एंजाइम क्या करता है, जो लूसीफेरिन इन एनिमल्स की स्किन में ऑलरेडी उनकी बॉडी में नेचुरल होता है, इनकी बॉडी में बनकर वहां पे एक्युमुलेट हो रहा होता है। जैसे ही लूसीफेरेज एंजाइम निकलता है, क्योंकि लाइट लाना, तो इनकी बॉडी के सेल्स वगैरह जो होते हैं वो लूसीफेरिन एंजाइम का सिक्रीशन शुरू करते हैं। और ये लूसीफेरेज एंजाइम क्या होता है, लूसीफेरिन को तोड़ता है। और जब लूसीफेरेज एंजाइम तोड़ता है, तब जाके यहां पर ऑक्सील्यूसीफेरिन बनते हैं, और ऑक्सील्यूसीफेरिन बनने के बाद वहां पर लाइट जनरेट होता है, और यही वो शाइनिंग है जो वहां पर जनरेट होती है, जो हम लोग यहां बात कर रहे हैं, इसी को हम बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। कंफ्यूज मत करना, पहले जान लो, लूसीफेरिन ऑलरेडी इनकी स्किन में होता है, कहां, वेंट्रल साइड में, बहुत बढ़िया। जैसे ही इनको लाइट जनरेट करने की जरूरत पड़ती है, क्यों लाइट जनरेट करनी पड़ती है वो मैं भी आपको आगे बताता हूं। उस टाइम में इनकी बॉडी से लूसीफेरेज नामक एंजाइम निकलता है, और वो
लूसीफेरेज एंजाइम लूसीफेरिन को तोड़ता है और वो ऑक्सीलूसीफेरिन बनाता है और साथ साथ वहां पे लाइट जनरेट होता है। ये पूरा प्रोसेस जो यहां पर होता है, गॉट इट, ये पूरा प्रोसेस जो यहां पर होता है। आगे चलते हैं। अब देखो बायोल्यूमिनेंस क्यों जरूरत है, 1 2 3 4 टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव्स पेपर में। तो यहां जरा समझना इसकी जरूरत क्यों होती है। पहला है ना, किसी को बेवकूफ बनाना, है ना। लड़ का मतलब होता है फूल बनाना, और या तो किसी को मारना यानी शिकार करना, ठीक है, शिकार करना। दूसरी चीज है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द अदर प्रेडेटर्स। कोई इनको खाने आता है तो इस तरह की चमक वगैरह करके उसको डरा देते हैं, उसको भगा देते हैं, जबकि ये कमजोर होने की वजह से दूसरा इनको खा सकता था। दूसरी चीज है। तीसरा क्या होता है, माइंड मेटिंग पार्टनर्स। माइंड मेटिंग पार्टनर्स का मतलब होता है कुछ बायोल्यूमिनेंस इसलिए भी एनिमल्स में निकाले जाते हैं जिनसे वो दूसरे सेक्स, मतलब उसी ग्रुप के स्पीसीज के साथ दूसरे के साथ सेक्स कर सके, माइंड मेटिंग कर सके और फिर अगली जनरेशन को पैदा कर सके, यानी रिप्रोडक्शन के लिए भी। इसके अलावा एग्जीक्यूट डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज भी होते हैं। इनसे बहुत सारे कुछ खतरनाक चीजें भी होती हैं जो किसी एनिमल्स की लाइफ के लिए खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन उस पर बात नहीं करना है। आप इन तीन चीजों को थोड़ा ठीक से रखिएगा। दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फाइन। सम एनिमल्स डिटैच देयर बॉडी पार्ट। ये एक मिसलेनियस केस है, थोड़ा ध्यान रखना। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, अपनी बॉडी के किसी बॉडी पार्ट को अलग कर देते हैं, वहां से अलग कर लेते हैं, टूट फूट जाते हैं, कुछ भी कह लो, उनसे एक नया, है ना, और उनकी वजह से क्या करते हैं, वो किसी प्रेडेटर को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इस तरीके की चीजें आपने वॉल लिजर्ड्स में देखी होंगी, जब कोई इंसान उनको मारने आता है उनकी पूंछ गिर जाती है, लेकिन वो एक आइडियल डिस्ट्रक्शन नहीं माना जाएगा, लेकिन उसको लोगों ने बोला है ऐसा है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आपने देखा जब कभी किसी वॉल लिजर्ड्स को छिपकलियां जो चलती हैं, जब आप कुछ चप्पल से मारो, कुछ भी मारो, हर घरों में उन छिपकलियों की पूंछी क्यों कटती है? हर कंडीशन में छिपकलियों की पूंछी इसीलिए कटती है क्योंकि आपका जो निशाना है वो पूंछ पे नहीं लगता है, वो उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो क्या करता है, अपने पूंछ को त्याग देता है, जैसे सामने वाले को, ह्यूमन को तो थोड़ा सा फीलिंग हो जाती है, ये भगवान इसको दर्द हो रहा होगा, और बाकी जानवर जो उसको कोई रेप्टाइल्स अगर खाने के लिए जा रहा है तो उसकी टेल को खाकर सेटिस्फाई कर जाता है, संतोष कर जाता है, तब तक वो वॉल लिजर्ड भाग जाता है। कमाल का डिफेंस सिस्टम नेचर ने, कुदरत ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने, ईसा मसीह ने, गुरु नानक देव ने दिया है। आप खुद देख लो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये मैंने बोला सम एनिमल्स डिशेज देयर ओन बॉडी टू डिस्ट्रैक्ट द प्रेडेटर्स, है ना, और वहां पर एक एग्जांपल ब्रिटिश स्टार है। कुछ इसी तरह मिलता जुलता आपको वॉल लिजर्ड्स के अंदर भी मिलते हैं दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ो। यहीं पर एक और चीज बता दूं, एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक बड़ा स्पेसिफिक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं इकोलोकेशन। क्या कहते हैं? इकोलोकेशन। क्या होता है इकोलोकेशन, जरा समझना। असल में कुछ एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो साउंड जनरेट करते हैं, है ना, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगेन रिपीट, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, नहीं साउंड उत्पन्न करते हैं, और साउंड जो उत्पन्न करते हैं उनका जो वेव्स होता है ना, वो किसी जगह पर जाता है और लड़ता है और फिर वहां से लड़कर आता है। इससे इनको ये पता चल जाता है कि कहीं पर आगे पीछे जो है किस तरह की जगहें हैं, आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं, और दूसरा उनको आगे फूड वूड के बारे में पता चल जाता है जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आता है। इससे आप उनके सामने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। इट हेल्प्स द एनिमल टू नेविगेट। इसकी मदद से वो पानी के अंदर भी अगर वहां पर कुछ नहीं है, रोशनी नहीं है, तब भी वो आसानी से चल लेते हैं। कुछ इसी तरह का आपको बताऊं, लेकिन वो इकोलोकेशन मत बोलेगा, बैट्स के अंदर भी होता है। बैट्स भी एक तरह का साउंड होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट करती है, दीवालों से लड़कर उसके पास आता है, तभी बैट करीब करीब ब्लाइंड भी होता है। बैट चमगादड़, और ब्लाइंड होने के बाद भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से वो अंधेरे में ही उड़ लेता है और दीवालों पर लड़ता भी नहीं है। सोच लो कितना, मतलब कुदरत ने क्या क्या चीजें दी हैं। और ये जनरली आपको इस तरह की चीजें कहां मिलेंगी? ऑफ कोर्स जहां पे लाइट वाइट नहीं है, डीप डार्क वाटर बॉडीज में। इकोलोकेशन एक एडॉप्टेशन होता है जिसकी वजह से एनिमल्स आसानी से चलते हैं। आपके पेपर में एग्जांपल्स पे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे टूथेड वेल्स होते हैं, स्पम्प्स वेल्स होते हैं, डॉल्फिन्स होती हैं, या ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिनमें इकोलोकेशन के गुण पाए जाते हैं। गॉट इट? इनमें इकोलोकेशन के गुण पाए जाते हैं। काइंडली रिमेंबर इट, ठीक है, काइंडली रिमेंबर इट। अब हम आते, देखो एक्वाटिक एडॉप्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, और आगे आने वाले समय में अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन यूपीएससी विल आस्क, स्टेट पीसीएस विल आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक। लेट अस स्टार्ट विद अनदर एडॉप्टेशन दैट इज कॉल्ड एज अ डेजर्ट एडॉप्टेशन। डेजर्ट एडॉप्टेशन प्लांट्स के केस में आपके पेपर है पूछा गया है। एनिमल्स के केस में डेजर्ट एडॉप्टेशन वहां होता है जहां पर रेनफॉल जनरली नहीं मिलेगा, और वहां पे आपको उस एरियाज में प्रेशर भी ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। यानी बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो वहां उस जगह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका एडॉप्टेशन
उसी तरीके का होता है, नहीं तो ऑर्गेनिज्म वहां पे मर जाते हैं। आपको जनरली बताऊं, इन एरियाज में ऐसे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं जो डेजर्ट एडॉप्टेशन करते हैं। उनमें आपको हर्बीवोर्स मिल जाएंगे जो शाकाहारी होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं। इसीलिए जब आप किसी मरुस्थल एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में जाते हैं तो रात में सांप, बिच्छू, गोचर इस तरह की चीजें निकलती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां रेप्टाइल, इंसेक्ट सब चीजें ज्यादा होती हैं। गॉट इट। दिन के समय जब गर्मी होती है तो बिल बना लेती हैं और काफी नीचे चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन वही जब रात होता है तो चीजें ठंडी होती हैं और बाहर आती हैं, ये थोड़े खतरनाक हो सकते हैं। गॉट इट। इवन इस एरियाज में मैमल वैमल और बर्ड्स वगैरह आपको थोड़ा रेयर मिलती हैं। कहां? इस तरह के डेजर्ट एरियाज में आपको मैमल्स यानी स्तनधारी जिसे आप कहते हैं और साथ साथ बर्ड्स यानी पक्षी, इनकी संख्या थोड़ी आपको काफी कम मिलेगी। अगर हम डेजर्ट एडॉप्टेशंस में जाकर उनके एडॉप्टेशंस की बात करें, जो एनिमल्स वहां पाए जाते हैं, क्या क्या होता है? पहली चीज, उनमें वाटर होल्ड करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, काफी लंबे समय तक, जैसे कि कैमल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, और तीसरी चीज यह है कि ये ड्यू टू लेस वाटर कंजम्पशन, ये जो रेप्टाइल्स होते हैं या जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जिन जगहों पे पाए जाते हैं, उनका जो एक्सक्रीटा होता है ना, वो हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होता है, तो उनके एक्सक्रीटा वगैरह ड्राई होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। ह्यूमन में अगर एक्सक्रीटा हार्ड हो जाए, देखो स्टूल वगैरह, तो आपको 50 तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, पाइल्स वाइल्स और क्या क्या दिक्कतें आगे चल के हो जाती हैं। रोडेंट जो होते हैं वो ड्राई ही सीड्स खाते हैं, हम बहुत सूखा खाना नहीं खा सकते, लेकिन ये ड्राई सीड्स ही खा लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनको दिक्कत भी नहीं होती, लेस वाटर की जरूरत होती है इनको फूड के लिए। ऑल डेजर्ट एनिमल्स आपको जनरली क्या मिलेंगे? बरोइंग एनिमल्स मिलेंगे। कहने का मतलब है सुरंग बनाएंगे और अंदर घुस जाएंगे, सुरंग बनाएंगे और अंदर घुस जाएंगे। अगला देखो, मेनी डेजर्ट एनिमल वेंट टू द लॉन्ग विंटर स्लीप, है ना, ये लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, है ना। इसको हम लोग एक टर्म भी कहते हैं कुछ समय के लिए जब कंडीशन एडवर्स होता है। मैं अभी आपको कुछ टर्म्स क्लियर करने वाला हूं जिसका नाम है हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायापॉज। वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि एनिमल्स जो होते हैं कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, विंटर स्लीप या समर स्लीप जैसी कंडीशन करते हैं। यानी कहने का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा सीवियर विंटर आ जाता है तो एनिमल्स वहां पे हाइबरनेशन में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा जब समर कंडीशन आ जाता है तो एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए समर स्लीप पे चले जाते हैं। विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन कहते हैं, जो नाम आपको यहां लिखा गया है, और समर स्लीप को हम एस्टिवेशन कहते हैं, जो अभी आने वाला है। रुकिएगा, यानी होता क्या मैं आपको बताऊं, ऐसी कंडीशन में एनिमल्स हाइबरनेशन करते हैं, विंटर स्लीप करते हैं, यानी अपनी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत स्लो कर लेते हैं, जिससे कम फूड मिलने पर भी उस एडवर्स कंडीशन में काफी लंबे समय तक बैठकर अपनी जिंदगी को बचाकर और 1-2 महीना सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी हो जिसका नाम है मोगली, मोगली तो कैरेक्टर का नाम है, मूवी का नाम है सॉरी जंगल बुक, है ना। रुडॉल्फ कैप्लिन की बुक है, आपने सुना होगा जंगल बुक। किसी जमाने में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते थे यूपीएससी में। सो उस किताब में जो जंगल बुक जो बुक है उसमें यह दिखाया गया कि जब बल्लू जो होता है, बल्लू मतलब आप समझ रहे हैं भालू, है ना, बल्लू मोगली से कहता है मोगली देखो बहुत ही एडवर्स कंडीशन आने जा रही है, तगड़ी वाली ठंड आने जा रही है दोस्त, मुझे को ना वो हनी दिला दो, मैं अच्छा खासा हनी खा के अपने शरीर में रख लूंगा और 3-4 महीने जाकर अपनी गुफा में बैठ जाऊंगा, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी कंडीशन है, मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे लिए एडवर्स इंपैक्ट होगा और मैं मर भी सकता हूं। और वो 3-4 महीने तक उस हनी को खाकर लेकर रख लेगा अपनी बॉडी में, और धीरे 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 थोड़ा हनी की जो एनर्जी होगी अपनी बॉडी में यूज करेगा, जिससे वो एनर्जी का जो फूड है उसकी बॉडी में लंबे समय तक बचा रहे और एडवर्स कंडीशन में अपने आप को बचा ले मित्र, वही हाइबरनेशन कहलाता है। गॉट इट। तो ये हाइबरनेशन जैसी चीजें भी पाई जाती हैं। इनके बॉडी में हॉर्न्स, स्केल्स पाए जाते हैं, मतलब कुछ नुकीली चीजें पाई जाती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। इवन इनके कलर्स वगैरह भी बॉडी के चेंज होते हैं। और मोस्टली जो डेजर्ट एनिमल होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में पानी नहीं होता तो इनकी बॉडी में जहर होता है, नहीं तो जहर अगर पानी होता तो काफी डाइल्यूट हो जाता, इसीलिए इन्हें मोस्टली ऑल डेजर्ट एनिमल्स में आपको जहर भी मिलता है। इसीलिए मैंने आपको बोला भाई देखो जहरीली जगह, जहरीली जो एनिमल्स हैं ये वहां मिलते हैं, इसीलिए रात को वहां पर सोना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और वैसे भी भारत जैसे कंट्री में सांप का काटना एक नेचुरल डिजास्टर है, जहां सरकार आपको 4 लाख रुपए कंपनसेशन भी देती है। अब 4 लाख कंपनसेशन के लिए सांप को तो कोई कटवाएगा नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो हमारे देश में सांप का काटना है ना, और जिससे अगर आप मर जाएं तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, ये कुदरत जिम्मेदार है, इसको नेचुरल डिजास्टर माना गया है भारत में। चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताया मैंने। अब बात करते हैं फ्लाई
फ्लाइट एडॉप्टेशन। फ्लाइट एडॉप्टेशन का सीधा मतलब हो गया जैसे आपके दिमाग में बर्ड्स को बैठा लो, आपने दिमाग में आप बर्ड्स को बैठा लो, फिर फ्लाइट एडॉप्टेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है फ्लाइट एडॉप्टेशन में, जरा समझो। इनकी जो हड्डियां होती हैं वो हॉलो होती हैं, है ना, मतलब खोखली होती है, और न्यूमैटिक होती है। न्यूमैटिक का मतलब होता है जिनमें एयर भरा होता है। अब खोखली हो और एयर भरा हो तो डेफिनेटली हल्की होंगी। आपने कभी किसी पिजन विजन को हाथ पे लिया? मैंने तो लिया भाई, ठीक है, गाँव में जाता हूँ तो लिया, तो यार ये बहुत हल्के दिखते हैं। तो पहली बात बहुत हल्की हो गया। दूसरा, इनको जो विंग्स होते हैं ना, विंग्स ये काफी बड़े बड़े होते हैं, जिससे इनको फ्लोट करने में, उड़ने में काफी आसानी मिलती है। इनके जो टेल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, और पता है इनका टेल जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, उनकी बॉडी का बैलेंस करना होता है ना, बैलेंस करना होता है। और यहां तक भी बोला गया इनकी टेल की वजह से इनको एक डायरेक्शन भी मिलता है। तो जो पक्षियां होती हैं इनकी टेल्स बहुत छोटी होती है, इनमें डायरेक्शन मिलता है। इनके सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं और ब्रेन जो होते हैं वो काफी ज्यादा डेवलप होते हैं। आंख के सामने देखो, हम लोगों में तो पलके होती हैं, आईलिड्स होते हैं, उनमें पलके तो होती नहीं है, उनमें एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जिसको स्क्लेरोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और वो इसलिए भी, जैसे समझो हम लोग की आंख के सामने हेलमेट लग जाता है और जब हम बाइक चलाते हैं तो हमें एयर की प्रॉब्लम नहीं होती है, जो हवा चल रही होती है आंख की तरफ, ठीक है। उसी तरह उनके ऊपर भी कुछ हेलमेट टाइप का एक लेयर बन जाता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, और उस ट्रांसपेरेंट लेयर की वजह से मित्र क्या होता है, अब आप समझ गए क्या होता है, कि जो एयर प्रेशर होता है उसका इफेक्ट उनमें नहीं होता, उड़ते समय आसानी होती है। उसको कहते हैं स्क्लेरोटिक लेयर, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा इनका क्या मतलब, कुदरत ने इनको क्या क्या दिया है, देखो जरा। इनकी बॉडी में, बॉडी के ऑर्गन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे इधर देखो, इनमें यूरिनरी ब्लैडर वो जगह होती है जहां पे यूरिन जाके इकट्ठा होता है। अब बताओ, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है ना, अब इनमें ये चीज होती ही नहीं है, बहुत छोटी होती है। अब अगर बताओ, अगर ये चीजें यूरिनरी ब्लैडर अगर इनमें पाया ही ना जाए, इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा जब कोई कौवा उड़ता है तो हमेशा वो पीक करता है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि उड़ते उड़ते भी अपना वो फीकल वेस्ट गिरा रहा होता है, क्योंकि कौवे में तो इकट्ठा करने वाली जगह ही नहीं है, ह्यूमन की बॉडी में होता है। तो ये भी एक कारण आपको समझ में आ रहा होगा। आप आगे से देखना, अगर कोई कौवा के नीचे आप खड़े हैं तो गलती कौवे की नहीं है, गलती आपकी है कि आप क्यों नीचे खड़े हैं। या किसी के घर में लोग अगर पिजन विजन अगर पालते हैं तो देखो खूब सारी गंदगी वहां पे होती है जहां पे पिजन वगैरह होते हैं, आप ध्यान दीजिए। उसके पीछे रीजन यही है, ठीक है। इनमें रेक्टम वगैरह जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है। रेक्टम वो जगह होती है, यूरिनरी ब्लैडर में तो यूरिन भरता है, रेक्टम वो जगह होती है जहां पर खाना पीना पचाने के बाद जो वेस्ट बनता है वो इकट्ठा होता है। अगर रेक्टम बहुत ही छोटा होगा तो आपको समझ में आ गया, वही वेस्ट फटाफट उनकी बॉडी से गिरता रहता है। इनमें ओवरी भी एक ही होता है, और है ना, फीमेल बर्ड्स में एक ही ओवरी पाया जाता है। 2 ओवरी होगा तो बॉडी का वेट ज्यादा होगा। कमाल का एडॉप्टेशन साइंस में प्रूव किया गया, और ये भी जनरली इनके लेफ्ट साइड में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको मिल रहा है क्या दोस्त? ये आपको मिल रहा है सारा का सारा फ्लाइट एडॉप्टेशन जो बर्ड्स वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। और देखो, सबटेरेनियन एडॉप्टेशंस, ये कुछ मिसलेनियस एडॉप्टेशन है ना जो आपको जानना है। सबटेरेनियन एडॉप्टेशन हम उसे कहते हैं जो एनिमल सुरंग बनाकर जमीन के अंदर घुस जाते हैं। वो भी एक तरह का एडॉप्टेशन है जो आपने ज्यादातर डेजर्ट एनिमल्स में देखा है भी, ठीक है। अब देखो, एडॉप्टेड टू अ डिग, है ना, ये डिग बनाते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं, यानी बरोज वगैरह के अंदर, ठीक है। फॉसोरियल एडॉप्टेशन या फिर सबटेरेनियन एडॉप्टेशन, इसी को कहते हैं जहां जमीन में सुरंग बनाकर घुस जाते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। यहां जो एडॉप्टेशन होता है जैसे टाल्पामोल है, सोरेक्स है, एरिनेशियस है, हाइड्रेक्स है, टैकीग्लॉसस है, कुछ नॉक्टर्नल एनिमल्स भी इस तरह के फीचर्स को उनके अंदर एडॉप्ट करते हैं। ये सारी चीजें फैक्चुअल हैं, सिर्फ कंसेप्ट को समझते रहे। अब बात ये होती है इनमें किस तरह के एडॉप्टेशन पाए जाए। सबने देखा जो स्नाउट्स होता है, मुंह वाला पार्ट होता है, चूहा ही देखो, दिमाग लगाओ, नुकीला होता है, खोद खोद के बना रहा होता है, स्नाउट होता है ना, किस तरह का प्रोसेस ऑफ स्नाउट होता है। दूसरा, जो बॉडी होती है फ्यूसी फॉर्म होती है ना, नुकीली टाइप की होती है, फ्यूसी फॉर्म होती है, जो एनिमल्स को आसानी से किसी भी जगह में घुसने में मदद करती है। देखो देखो देखो। इसके अलावा पिन्ना वगैरह जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है क्योंकि वो घिसने में दिक्कत करता है। हाइबरनेशन पाया जाता है, मैंने अभी बोला था, डीप विंटर स्लीप ये कंडीशन होती है, एडवर्स कंडीशन में अपने आप को नीचे ले जाकर सुरंग में बैठ जाते हैं और बचे रहते हैं। छोटी छोटी आइस पाई जाती है, इनमें छोटे छोटे लेग्स होते हैं, बड़े लेग होंगे तो सुरंग में घुसने में इनको दिक्कत होगी। सो दिस इज द काइंड ऑफ एडॉप्टेशन जो आपको फॉसोरियल या फिर सबटेरियन में आपको दिख जाएगा मित्र, ये ध्यान रखना। अब आपको चलते हैं कुछ और भी एडॉप्टेशन बताते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं पैरासिटिक एडॉप्टेशंस।
जो भी एडॉप्टेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सारे आपको दिख रहे होंगे, बड़े मिसलेनियस एडॉप्टेशन है जो आपके सामने आ रहे हैं। क्या होता है पैरासिटिक एडॉप्टेशन? पैरासिटिक एडॉप्टेशन में एक होस्ट होता है, दूसरा पैरासाइट होता है। जनरली होस्ट की साइज बड़ी होती है, पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं है ना, उनकी साइज छोटी होती है। इंटरेक्शन प्लस और माइनस होता है। इसके ठीक पीछे के चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में। इनमें क्या होता है, सकर्स पाए जाते हैं। सकर्स कुछ नुकीले तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं और सरफेस पे होते हैं जहां से ये न्यूट्रिशन खींच रहे होते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सकर्स होते हैं जो इनके होस्ट की बॉडी से होकर न्यूट्रिशन को ले रहे होते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, जनरली आप पैरासिटिक एडॉप्टेशन में देखोगे तो इनमें आपको ऐसा भी मिलेगा, कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ साइकिल जो होती है 2 होस्ट पे निर्भर होती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में पूरा करते हैं। द बेस्ट एग्जांपल मैं आपको क्यों नहीं बता दूं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो एक ऐसा प्रोटोजोवन समूह का एक मेंबर है जो हमको मलेरिया कॉज करता है। वहां पे 2 होस्ट होते हैं। पहला होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है और दूसरा होस्ट जो होता है वो फीमेल एनाफिलीज होता है, मॉस्क्वीटो। यहां पे ध्यान रखना, प्राइमरी होस्ट हमेशा ह्यूमन को इसलिए बोला जाता है क्योंकि मॉस्क्वीटो और ह्यूमन में यहां पर डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म हमेशा ह्यूमन है। नहीं तो यहां पर हम प्राइमरी, हम फर्स्ट किसको बोल सकते थे, मॉस्क्वीटो को भी, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। हमेशा फर्स्ट जो होगा मित्र वो ह्यूमन होगा और सेकंड जो होगा वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्वीटो होगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पाई जाती है इस तरह के पैरासिटिक एनिमल में। जैसे आप किसी को ले लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक एनिमल है जिसका नाम है एस्केरिस। एस्केल्मेंथीज ग्रुप का एक एनिमल का ग्रुप आता है, उसमें आता है एस्केरिस। और एस्केरिस ऐसा एनिमल है जो एक बार में लगभग 4 से 5 लाख अंडे देता है ना, 4 से 5 लाख, सॉरी करीब 2 लाख 3 लाख अंडे देता है। उसी तरह देखो लिवर फ्लूक है जो 5 लाख अंडे देता है। ये सारे के सारे जो है बताएंगे, ये सारे के सारे पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके अंडे वंडे बता डस्ट वगैरह से फैल रहे होते हैं। और पता है जब बच्चे घरों में नहीं वो घूम रहे होते हैं और फर्श वर्श क्लीन नहीं होता है, उनके अंडे वंडे बच्चों के शरीर के अंदर आ जाते हैं। लिवर फ्लूक है ना, प्लेट वर्म्स है ना, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। एस्केल्मेंथीज है ना, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, यहीं पर आपको बताऊं पैरासिटिक जो होते हैं, एंडोपैरासाइट्स कंप्लीट अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। ठीक है ना, उस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये पैरासिटिक एडॉप्टेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पैरासिटिक एडॉप्टेशन में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो उस ऑर्गेनिज्म से निकलता है जो जाके न्यूट्रिशन लेता है? तो आंसर है बच्चा शकर्स, है ना, शकर्स। कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिस पे हम लोग बात करेंगे। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। और सुनो, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कैसे हैं देखिएगा। देखो, एडॉप्टेशन पहले हम टेम्परेचर के बेस पे करने वाले हैं। गॉट इट? सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एडॉप्टेशंस किसके बेस पे? टेम्परेचर के बेस पे। ठीक है, यहां देखो कौन कौन से टर्म्स आते हैं, जरा समझो दोस्त, है ना। एडॉप्टेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। देखो, पहले आपको एक टर्म मिल रहा होगा जिसका नाम है पोइक्लोथर्म्स। मिला? देखो क्या मिला? पोइक्लोथर्म्स। एक टर्म मिल रहा होगा जिसको हम कहते हैं होमियोथर्म्स, और एक टर्म होगा जिसको हम कहते हैं हेट्रोथर्म्स। ठीक है, हेट्रोथर्म्स। ठीक है, अब सुनो, पोइक्लोथर्म को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं, कुछ टर्म्स बता रहा हूं, और होमियोथर्म्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। ठीक है, पोइक्लोथर्म को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं और होमियोथर्म्स को हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। अब पहले बात ये होती है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल का क्या मतलब होता है। जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे समझना। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक के टेम्परेचर के साथ, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है। अगेन रिपीट, ये वो होते हैं पोइक्लोथर्म एनिमल्स, वो होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ बदलता है, दे आर द पोइक्लोथर्म्स। और जिनका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता है उनको हम होमियोथर्म्स कहते हैं। इनका मतलब इनका टेम्परेचर वार्म ब्लडेड एनिमल या फिर होमियोथर्म्स का हमेशा एक ही रहता है। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे अगर पोइक्लोथर्म की बात करें जिनका टेम्परेचर बदलता है, उनके बेस्ट एग्जाम्पल में आपको मिलेगा फिशेस, एम्फीबियंस, इनवर्टिब्रेट्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, यहां तक कि आपको रेप्टाइल्स में भी ये मिलेगा, है ना। यहां तक कि आपको बहुत सारे रेप्टाइल्स में भी ये गुण मिल जाएगा जो सांप वगैरह के ग्रुप में पाए जाते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है, इसलिए ना तो विंटर में इन्हें ठंड लगती है ना समर में इनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। लेकिन वहीं पर अगर हम वार्म ब्लडेड की बात करें जहां पर पक्षी
और स्तनधारी यानी बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, यहां पर आपको बता दूं इनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। तभी देखो जब विंटर आता है हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं और समर आता है तो स्वेटर हटा देते हैं और एसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात होती है हेटेरोथर्म्स क्या। देखो हेटेरोथर्म्स क्या होता है, ये कंडीशन जनरली मोनोट्रीम्स वाले एनिमल्स में पाया जाता है। अब कहोगे मोनोट्रीम्स क्या होता है, मोनोट्रीम्स में हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में जनरली मार्सुपियल वगैरह के जो एनिमल्स पाए जाते हैं, कंगारू, ओपोसम, इन सब में इस तरह का हेटेरोथर्म्स का एडॉप्टेशन पाया जाता है। इनमें क्या होता है, असल में इनमें टेम्परेचर रेगुलेशन का गुण होता है लेकिन बहुत कम होता है। यानी कहने का मतलब है पोइक्लो और होमियोथर्म्स के बीच का एक कंडीशन है जो कि हेटेरोथर्म्स है, जो कि कंगारू, ओपोसम जैसे एनिमल से पाए। यानी ये पूरी तरह से भी टेम्परेचर का बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और ना तो बिल्कुल कर पा रहे हैं, है ना। यहां पे तो पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है, यहां पर तो बिल्कुल नहीं होता है, और यहां पर बीच का होता है, ना तो ये ना तो इन दोनों के बीच की कंडीशन को हम हेटेरोथर्म्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर थोड़ा बहुत हाइबरनेशंस, यहां पर हाइबरनेशंस और एस्टिवेशन जैसे गुण पाए जाते हैं। यानी हाइबरनेशन जिसको हम लोग विंटर स्लीप कह रहे थे, एस्टिवेशन जिसको हम लोग समर स्लीप कह रहे थे, ये एक्चुअल में हेटेरोथर्म्स के ही उदाहरण हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं। यानी आपको टेम्परेचर के हिसाब से एडॉप्टेशन की बात करें दोस्त तो तीन दिख रहे हैं, एक पोइक्लोथर्म्स, एक होमियोथर्म्स और एक हेटेरोथर्म्स। देखो तभी टेम्परेचर वगैरह को मैनेज करने के लिए ये उन जगहों पे चले जाते हैं जहां थोड़ा बहुत ये टेम्परेचर वगैरह के साथ अपने आप को मैनेज करते हैं। ये विंटर में, सीवियर विंटर में, और ये सीवियर समर में चले जाते हैं। जैसे फ्रॉग वगैरह में आपको एस्टिवेशन का केस मिलेगा, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ऊपर नदी तालाब का पानी सूख जाता है, तो वही जो मेढक होते हैं जमीन में काफी नीचे चले जाते हैं, खाना पीना खा के एकदम टंच बैठे होते हैं बढ़िया से, और अपना 2 महीना 3 महीना 4 महीना वो फूड धीरे धीरे डिसोसिएट करते हैं और अपनी जिंदगी बचा लेते हैं। हम लोगों के पास ऐसा केस नहीं होता, नहीं तो हम भी बढ़िया सा खाना खा के बैठ जाते और 2 महीने तक वो एनर्जी हमारे शरीर में बन रही होती। ये चीज हाइबरनेशन में होता है, ये चीज एस्टिवेशन में होता है, हम लोगों में नहीं होता है मित्र। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, यहां पर ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने मेटाबॉलिक रेट को काफी कम कर देता है, स्लो कर देता है। यानी अपना रेट ऑफ डाइजेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ सर्कुलेशन, जिससे अब जैसे एक बात बताओ, मैंने जो खाना खाया मेरे शरीर में कैसे खत्म हो गया, वो जाकर डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, धीरे धीरे खत्म हो गया। अब यही प्रोसेस अगर कोई एनिमल हो जो बहुत स्लो कर रहा हो, तो उसके अंदर जो फूड जा रहा है काफी देर तक उसकी बॉडी में पड़ा रहेगा और लंबे समय तक उसे एनर्जी थोड़ा मिलता रहेगा और एडवर्स कंडीशन अपने आप को बचा कर रखेगा। यही मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है विंटर कंडीशन में, ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाता है, हाइबरनेशन कहलाता है। यही मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है समर कंडीशन में, एनिमल अपने आप को बचाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। इवन यूपीएससी ने एक बार तो बैट बी रोडेंट्स करके ये एग्जांपल्स उन्होंने यूपीएससी में दिया भी है। ठीक है, इनमें से कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें हाइबरनेशन के गुण पाए जाते हैं, बैट बी रोडेंट, इस तरह के एग्जांपल इन्होंने दिए हुए हैं। अब एक चीज और होती है, डायापॉज कहते हैं। डायापॉज क्या होता है, कुछ नहीं, इसको कह लो जैसे घरों में नहीं बच्चे कहते हैं स्टैचू, तो जैसी कंडीशन है वैसे रुक जाते हैं, ऐसे रवि सर स्टैचू फ्री करो, हाँ हो गया चलो। मेरा कहने का मतलब है एग्जैक्टली डायापॉज एक स्टैचू ही है। अब आप पूछोगे सर डायापॉज स्टैचू कैसे, मैं इसको समझाता हूं। असल में ऐसा होता है मित्र, समझो, मान लो कभी कोई एडवर्स कंडीशन हो गया, ठीक है, किसी वाटर बॉडीज में, तो वहां एनिमल या जो भी होता है ना उसी अवस्था में वैसे ही बैठा रहता है, ना अपनी ग्रोथ करता है ना कुछ करता है, इससे उसका मेटाबॉलिज्म वहीं पे शांत बैठा होता है, यानी स्टैचू मोड में आ जाता है। और जब स्टैचू मोड में आ जाता है तो मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करता है सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ना कि अपने आप को बलशाली और अपनी बॉडी की साइज बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाता है फिर वो ऑर्गेनिज्म अपना ग्रोथ करने लगता है। तो उस कंडीशन को हम डायापॉज कहते हैं। जैसे अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कोविड का टाइम आया था, सबके पास जो पैसा था सबने अपने पैसे को बहुत कंट्रोल करके खर्च करना शुरू किया। जैसे कोविड खत्म फिर लोग पैसा उड़ाने लगे। क्या पता अभी एडवर्स कंडीशन है, कितना लंबा ये कंडीशन रहेगा। एग्जैक्टली जब एनिमल्स के कुछ ऐसे कैरेक्टर, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी कंडीशन को उसी जगह पर स्टैचू कर लेते हैं, जिससे एनर्जी का कंजम्पशन वो बढ़ाते नहीं है, अपनी ग्रोथ को स्लो कर लेते। जैसे मान लो कोई एग है, ठीक है ना, और मान लो वहां पे एडवर्स कंडीशन उस वाटर बॉडीज में, तो ये कभी भी कोशिश करके लार्वा
करके पूरा पूरा एडल्ट फ्रॉग बनाने की कोशिश नहीं करेगा। पहले वो कोशिश करेगा मैं जिंदा ही होकर बचा रहूं। अगर वो अपने एग और लार्वा को जिंदा ही होकर बचा रखेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा ग्रो करके एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। एग्जैक्टली उस कंडीशन को हम बच्चा डायापॉज कहते हैं। तो डायापॉज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन विच लार्वा स्टॉप देयर डेवलपमेंट इन अनफेवरेबल कंडीशन, है ना, लाइक वेरी हाई या लो टेम्परेचर, स्कैरसिटी ऑफ फूड। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है दे अगेन स्टार्ट द डेवलपमेंट, है ना, दे अगेन स्टार्ट द डेवलपमेंट। ये कंडीशन डायापॉज कहलाती है। क्लियर? और आगे बढ़ो, धीरे धीरे चलते चलो, इनमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पे कुछ और टर्म्स हैं जो आपको दिख जाएंगे एंड दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे देखो एक पिक्चर आपको दिख रहा है जिसका नाम है कैमोफ्लूक, है ना, कंडीशन है कैमोफ्लूक का। कैमोफ्लूक को एक्चुअल में अगर हम हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं छल, छलावा, है ना, इस तरह से बेवकूफ बनाना। एग्जैक्टली ये भी एक तरह का एडॉप्टेशन है जहां पे कोई एनिमल अपने अगल बगल के एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अपने अगल बगल की जो कंडीशंस हैं उसके साथ मिक्सड अप हो जाते हैं। जैसे एक बात बताओ, जैसे भाई कोई पेड़ पौधा है उसमें पत्तियां हैं, गॉट इट, कोई पेड़ पौधा उनमें पत्तियां हैं, ठीक है, और वहां पर अगर एनिमल्स है, कोई पेड़ पौधा है उसमें पत्तियां हैं, समझना, पेड़ पौधों में पत्तियां हैं और पत्तियों का लुक वैसा ही है जैसे कि इस एनिमल का दिख रहा है। तो एनिमल आराम से उसी टहनियों पे रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके एनिमीज को, और ये अपनी सुरक्षा कर लेगा और जाकर उसको खाएगा भी नहीं। एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ, हाँ सर अब समझ में आया। हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उनके कपड़े भी इस तरह के होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में जाके अगर रुक जाएंगे, छुप जाएंगे तो वो पेड़ पत्तियां लगेंगी तो वो अगल बगल का कोई एनिमी होगा उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। कंफ्यूजन में अब आप समझ गए, वो भी एक तरह का कैमोफ्लूग वाला ही कपड़ा पहनते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल गाइस। और ये कैमोफ्लूग है। इस तरह के गुण आपको इंसेक्ट्स में मिल जाएंगे, रेप्टाइल्स में मिल जाएंगे और मैमल्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स में मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आने वाले सालों में आपके पेपर में आएगा जरूर। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, आने वाले सालों में क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर। इसका नाम है मिमिक्री, ठीक है। मिमिक्री क्या होता है? देखो, मिमिक्री के केस में जरा समझना, इस कंसेप्ट को देने वाला जो शख्स था उसका नाम था H.W. बेट्स। 1862 में वो मिमिक्री का कंसेप्ट देता है। मिमिक्री जैसा जो गुण होता है वो जनरली आपको सबसे ज्यादा ये गुण इंसेक्ट्स के अंदर मिलेगा। और जो इंसेक्ट्स के अंदर मिलेगा, यहां पर होता क्या है, ये इंसेक्ट्स या कोई ऑर्गेनिजम्स उस तरह से कॉपी कर लेता है जो बिल्कुल दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने लगता है, और इसी को कहते हैं मिमिक्री करना। जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी कभी मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी क्लास में मेरी की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, जितना अच्छा मैं नहीं पढ़ाता उससे अच्छी मेरी मिमिक्री करते हैं, यानी वो बिल्कुल मेरी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। और हो सकता है इस तरीके से वो किसी को कंफ्यूज कर दें, अगर किसी ने मेरी शक्ल ना देखी हो, इस तरह से मिमिक्री करके लगी कि रवि सर ही पढ़ा रहे हैं। अब आई थिंक आप समझ चुके हैं, हाँ सर समझ में आ गया। किसी ऑर्गेनिजम्स की तरह की कॉपी करना एक मिमिक्री कहलाती है, जो आपने घरों में देखा, क्लासेस में देखा है ना, उसी तरीके से आप समझे, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो अपीयरेंस होता है, आपका जो अपीयरेंस होता है, आपका जो स्ट्रक्चर होता है, आपका जो कलर होता है, अगेन रिपीट, आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो कलर है, वो काफी हद तक ऑर्गेनिजम्स की तरह मिलने जुलने लगता है, तो एक तरह से कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं। इस तरह के गुण आपको बर्ड्स में, मैमल्स में, इस तरह की चीजों में आपको देखने को मिलेगा। इंसेक्ट्स में भी इस तरह की चीजें मिलती हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मिमिक्री दो तरह के होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव मिमिक्री। प्रोटेक्टिव मिमिक्री में दो तरह होता है, एक होता है कंसीलिंग मिमिक्री, एक होता है एग्रेसिव मिमिक्री, और दूसरा जिसे हम कहते हैं एग्रेसिव मिमिक्री, है ना। मतलब प्रोटेक्टिव मिमिक्री में एक्चुअल में कंसीलिंग मिमिक्री होती है, और दूसरा एक तरह से एग्रेसिव मिमिक्री ही मान लो, ठीक है। असल में क्या है, यहां पे एग्रेसिव मिमिक्री नहीं है, एक प्रोटेक्टिव मिमिक्री होती है और एक होती है कंसीलिंग मिमिक्री, ठीक है ना। सॉरी, एक मिनट, ओहो, एक मिनट, पहले यहीं से लेके चलते हैं। इधर देखो, ये कह रहा था मैं, इधर देखो, ओहो कहाँ जा रहा है, ये देखो, है ना। पहले बताओ, ये देखो मिमिक्री जो होती है यहाँ पे, एक तो प्रोटेक्टिव मिमिक्री होती है। प्रोटेक्टिव मिमिक्री के अंदर दो तरह होती है ना, प्रोटेक्टिव मिमिक्री के अंदर दो तरह होती है, इधर देखो, ठीक है। कौन कौन सी, इधर देखो, एक होती है प्रोटेक्टिव मिमिक्री के अंदर कंसीलिंग मिमिक्री, और एक होती है वार्निंग मिमिक्री। ये इसलिए होती है, अपने आप को बचाना होता है, अपने आप को बचाना होता है, मतलब अपना प्रोटेक्शन करना होता है एनिमी से, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव मिमिक्री। और एग्रेसिव मिमिक्री क्या होती है, बचाना नहीं होता है,
दूसरे को मारना होता है। इस कंफ्यूजन में दूसरा मार दिया जाता है ना, वो होता है एग्रेसिव मिमिक्री। और इस कंफ्यूजन में ये अपने आप को बचा लेता है, उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव मिमिक्री। प्रोटेक्टिव मिमिक्री में उस स्ट्रक्चर्स के लुक से कंफ्यूजन हो जाता है और कोई खतरनाक एनिमल की तरह आप दिखने लगते हैं, तो जो आपका दुश्मन होता है, जो आपको मार सकता है, वो इस भ्रम में आपको पास नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप खतरनाक एनिमल की तरह दिख रहे हैं, आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। उसको कहते हैं प्रोटेक्शन मिमिक्री, प्रोटेक्टिव मिमिक्री। और एग्रेसिव मिमिक्री क्या होता है? अब मान लीजिए कोई इस कंफ्यूजन में मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ही डिसेंट वाला जानवर की तरह दिख रहा हूं, और वो पता चलेगा मेरे सामने आएगा इस कंफ्यूजन में क्योंकि मैं डिसेंट वाला हूं, जबकि मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं उसको खा जाऊंगा। ये एग्रेसिव मिमिक्री कहलाएगी। इसमें भी वो मेरे पास आ रहा है कंफ्यूजन में, लेकिन मैंने उसको मार दिया, है ना, एग्रेसिव मिमिक्री। उससे मेरे पास नहीं आ रहा है कंफ्यूजन में क्योंकि मैं खतरनाक की तरह दिख रहा हूं, उसमें मैं बच गया। प्रोटेक्टिव मिमिक्री। जरा कंसेप्ट को समझना। तो प्रोटेक्टिव मिमिक्री दो तरह के हो सकते हैं, पहला कंसीलिंग मिमिक्री और दूसरा वार्निंग मिमिक्री। कंसीलिंग मिमिक्री क्या होता है? ये ऐसी मिमिक्री यहां पर ऑर्गेनिज्म अपने आप को छुपा लेता है। जैसे सार्गासम एक फिश होती है जो सार्गासम एल्गी होती है, ठीक है, देखो लिखा है डिफिकल्ट डिफरेंशिएट सार्गासम फिश एंड सार्गासम एल्गी। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक फिश है और एक पौधा है, दोनों एक ही तरह दिखते हैं, इस वजह से ये बेचारा फिश जो होता है मारा नहीं जाता है क्योंकि लगता है, ये लग रहा है सार्गासम एल्गी है, तो उसको खाने वाला जो एनिमल होता है वो इसके पास आता ही नहीं है इस कंफ्यूजन में। और देखो ये प्रोटेक्शन मिमिक्री हो गया। अगला देखो वार्निंग मिमिक्री में क्या होता है? यहां सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस तरह की मिमिक्री होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कोई नॉन वेनम वाला स्नेक है, वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे कि एक हाईली वेनम वाला स्नेक है। इसकी वजह से जो नॉन वेनम वाला स्नेक है वो बच जा रहा है क्योंकि उसका लुक किसा है, खतरनाक वाले वेनम वाले स्नेक की तरह। देखो फिर प्रोटेक्शन हो गया, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव मिमिक्री। अब मेरे ख्याल से आप में से किसी को भी प्रोटेक्टिव मिमिक्री में कोई भी डाउट नहीं होने वाला, जहां पर कंसीलिंग और वार्निंग मिमिक्री यानी उसको खतरा मिल गया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एग्रेसिव मिमिक्री यहां नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फॉर द प्रिडक्शन। यहां बचना नहीं है, यहां आपको खा ही जाना है, मार ही डालना है। यह एग्रेसिव मिमिक्री कहलाती है। दो ऐसी मिमिक्रियां हैं, मुलेरियन और बेट्सियन, जो कि बहुत ही मिसलेनियस केस है, और अगर यूपीएससी क्योंकि आपके पेपर एडॉप्टेशन में बहुत क्वेश्चन आया है तो यहां जाएगा जरूर। यहां पर देखो आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, मिमिक्री, कुछ बेट्सियन मिमिक्री और मुलेरियन मिमिक्री का क्या मतलब होता है समझो। बेट्सियन मिमिक्री में साफ साफ कह रहा है यहां कोई एनिमल जो है वो बिल्कुल हार्मलेस लुक है उसका, ठीक है, हार्मलेस लुक है, सिमिलर टू वन हु इज अ हार्मफुल, ठीक है ना। मतलब एक जैसे यहां पर दिख रहा है मोनार्क बटरफ्लाई एक हार्मफुल है ना, एक पॉइजनस बटरफ्लाई है, ठीक है, और वो बिल्कुल वायसराय बटरफ्लाई जो कि हार्मलेस है उसकी तरह दिख रही है। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी प्रेडेटर जो होता है वो वहां पर मारा जाता है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि इस कंफ्यूजन से वो प्रीडेटर उसके पास चला आता है। यहां देखो मोनार्क डज नॉट हैव द ब्लैक लाइन, थोड़ी बहुत डिफरेंस आ रही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन स्टिल बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन बेचारा एक प्रीडेटर मारा जाता है। उसी तरह यहां पे आओ, यहां पे एक और एग्जांपल है बच्चों, ये देखो, है ना, ये देखो मुलेरियन मिमिक्री में क्या पढ़ना जरूर, बहुत बढ़िया लिखा। अब देखो जब पेपर में आ जाएगा तो तुम लोग कहोगे किसी करंट अफेयर्स का, जबकि सब जनरल क्वेश्चन है। मुलेरियन मिमिक्री में आओ, मिमिक्री यहां पर ऐसी होती है जहां पर दो, है ना, जो ज्यादा खतरनाक नॉक्सियस या डेंजरस या पॉइजनस स्पीसीज पाए जाते हैं उनके बीच में पाया जाता है। क्या होता है यहां पे देखो, यहां पर क्या होता है, देखो मैंने खुद लिखा है, ये मिमिक्री जनरली वहां होती है दो या मोर नॉक्सियस या डेंजरस और पॉइजनस स्पीसीज के बीच में जो एक दूसरे की तरह दिखते हैं, और इसकी वजह से एक ही तरह का कॉमन प्रेडेटर दोनों यूज कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है जैसे एक ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है क्लोजली सिमिलर टू वार्निंग सिस्टम, ठीक है ना। अब इसकी वजह से क्या होता है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स, ठीक है, इसकी वजह से कोई प्रेडेटर उसके पास नहीं आता और वो बच जाता है, जबकि वो बहुत सीधा साधा इनोसेंट होता है। तो कोई नॉक्सियस वाला जो होता है इससे ये बचा लेता है। इस तरह की चीजें आपको यहां दिखा रही हैं। यहां कुक्कू भी ऑन येलो जैकेट में इस तरह की कंडीशन देखी जाती है। एक बार बहुत ही एडवांस क्वेश्चन पूछा गया कि भाई मिमिक्री कि जैसे कैरेक्टर किसी भी इंसेक्ट्स में या किसी भी एनिमल्स में क्यों पाए जाते हैं, तो उसका सीधा रीजन होता है वहां के नेचुरल सिलेक्शन और उसके म्यूटेशन के बेस पर। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, समय के साथ साथ ऑर्गेनिज्म में किस तरह के एडॉप्टेशन हुए हैं, ये धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। और म्यूटेशन भी हो सकता है जो सडन उसके जेनेटिक चेंजेस में बदलाव कर सकता है, जिसकी वजह से इस तरह के गुण आ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी जगह पर मिमिक्री के पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो या तो नेचर की वजह से धीरे धीरे वहां पर उस तरह के गुणों में चेंज हुआ हो, और दूसरा
या तो फिर सडन चेंज हुआ हो, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड म्यूटेशन इज द सडन अपीयरेंसेस इन द जेनेटिक चेंजेस। यहां पर सबसे अच्छा है सिर्फ प्रोटेक्टिव और एग्रेसिव मिमिक्री। ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा। अगर कहीं वो एग्जाम्पल पेट्सियन और मुलेरियन में जाता है तो इस पिक्चर को दिमाग में रख लो, इससे आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, कुछ मिसलेनियस एडॉप्टेशंस भी हैं जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा एनिमल आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है हेजहॉग। हेजहॉग क्या करता है, आप देखो यहां पर जो पिक्चर्स दिए गए हैं बच्चा, ये हेजहॉग्स के दिए गए हैं। बिल्कुल एक ऐसा दिख रहा होगा, एक लड्डू की तरह है ना, लड्डू की तरह गोल सा। इसकी बॉडी पे देखो स्टिफ वगैरह होते हैं, शार्प स्पाइंस भी होते हैं इसकी बॉडी में, और ये जब कोई इसकी तरफ अटैक करता है ना तो अपनी पूरी बॉडी को इसके अंदर से चारों तरफ से कवर कर लेता है, अंदर हो जाता है और फिर एकदम लुढ़कने वाला कैरेक्टर हो जाता है। तो अटैक द कर्ल इनटू द पिकली एंड अनएपेटाइजिंग बॉल टू डेटर्स द मोस्ट प्रेडेटर्स। इस तरह से अपने आप को बचा लेता है। और बाहर नुकीली चीज होती है, तो बाहर नुकीली चीज होती है, कोई इसकी तरफ आएगा तो गड़ेगा, उसको प्रॉब्लम होगी, पेन होगा। और दूसरा मार्मोस में देखो, मार्मोस क्या करते हैं, ये बरोज होते हैं यानी बिल बनाते हैं और अंदर जाके छिप जाते हैं। और इनका स्ट्रक्चर भी देखो कैसे, इधर से घुसते हैं इधर भागते हैं और इधर से इधर भागते हैं और यहां अंदर सी और डी में रहते हैं। तो यानी ए बी सी डी आपको खुद दिख रहा है, इन एरियाज में जाकर फिर आप पहुंच ही नहीं पाइएगा और ये इस तरह से अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये भी एक तरह के एडॉप्टेशन है जो कि बरोज होते हैं और साथ साथ दे आर गोइंग टू हाइड देमसेल्फ, जो इस पिक्चर में आपको दिखा रहा है। Got it? जो इस पिक्चर में आपको दिखा रहा है। अब कुछ मार्सुपियल्स के एडॉप्टेशंस हैं, सुनो जरा। मार्सुपियल्स पहले मैं बता दूं, ये जैसे बेस्ट एग्जांपल है कंगारू और ओपोसम। ये मेटाथीरिया के ग्रुप में आते हैं। असल में मैमल्स को हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। जो मैमल्स होता है, जब आप 9-10 की बायोलॉजी जो मैंने कंपलसरी की है अगर पढ़ेंगे, मैमल्स 3 ग्रुप में आते हैं। एक आता है बच्चा प्रोटोथीरिया। क्या होता है? प्रोटोथीरिया। एक होता है मेटाथीरिया, एक होता है मेटाथीरिया ग्रुप, और तीसरा होता है जिससे हम कहते हैं यूथीरिया ग्रुप। तीसरा यूथीरिया ग्रुप। ठीक है, मैमल्स का एक फीचर होता है कि मैमल्स जो होता है उनमें मेमोरी ग्लैंड होते हैं, यानी मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं और वो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड की वजह से मैमल्स कहलाते हैं। मैमल्स में एक और फीचर होता है, ये बच्चे देते हैं, है ना, ये न्यू बॉर्न बेबी देते हैं। पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। प्रोटोथीरिया मेंबर वो होते हैं प्रोटोथीरिया ग्रुप में जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं ना, एग लेइंग मैमल्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। और एग लेइंग मैमल्स के जो एग्जांपल्स हैं वो है बच्चा एकिडना, वो है एकिडना, और है डकबिल प्लैटिपस, और है प्लैटिपस। ये एग्जांपल्स हैं जो कि एग लेइंग मैमल्स हैं। दिस इज द एक्सेप्शन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। वहीं दूसरी तरफ मेटाथीरियंस जो होते हैं वो एग नहीं देते हैं, वो पार्शियली डेवलप बेबी देते हैं। पार्शियली डेवलप बेबी को डेवलप किया जाता है पूरी तरफ से, कहां? मार्सुपियल पाउच के अंदर। वो पाउच अगर कंगारू होगा तो पेट पे देखा होगा, स्टमक के पास, और ओपोसम होगा एक एनिमल है, आप गूगल कर लीजिए, वो आपको बैक पर दिखेगा। और वहीं पर इनकम्प्लीट बेबी पूरा डेवलप होता है और फिर वो वहां से बाहर आता है अपना पूरा डेवलप होने के बाद। तो वो चीज आपको बताया मैंने मेटाथीरिया में। और यूथीरिया में पूरी तरह से मैच्योर बेबी आते हैं, जैसे डॉग, जैसे हम, जैसे बियर, भालू, ये सारे के सारे यूथीरिया में आते हैं। हम असल में ये जो मार्सुपियल वाले एनिमल्स है ना, ये मेटाथीरियन के सदस्य होते हैं, मेटाथीरियन मेंबर के होते हैं। उनमें यहां इस तरह की चीजें होती हैं जहां पर अपने बच्चों को डेवलप करते हैं। लेकिन यहां पर कुछ चीजें और समझना, मेटाथीरियंस के बहुत सारे लोकेशंस होते हैं। यानी कहने का मतलब है, वैसे तो मैंने बता दिया ये प्रीमैच्योर बर्थ देते हैं और उसका पूरा डेवलपमेंट उसी मार्सुपियल पाउच के अंदर किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मार्सुपियल एनिमल में एक्चुअल में, है ना, मार्सुपियल पाउच पूरी तरह से डेवलप देखा जाए। ठीक है, ये अलग बात है कि मार्सुपियल पाउच होगा, लेकिन जनरली ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में पूरी तरह से डेवलप, लेकिन मार्सुपियल पाउच होगा, इसलिए इनको मार्सुपियल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनमें डिफरेंट नेचर ऑफ मार्सुपियल्स होते हैं। मार्सुपियल्स भी अलग अलग तरह के, जैसे क्या होता है, फॉरेस्ट हैबिटेट वाले भी एनिमल्स में आपको मार्सुपियल एनिमल मिल जाएंगे। ट्रीज वगैरह होता है जहां फॉरेस्ट फ्लोर होता है, और इवन जो बरोड अंडरग्राउंड एनिमल्स भी होते हैं उनमें भी आपको मार्सुपियल्स मिल जाएंगे। एक अच्छा खासा लिस्ट ऑफ मार्सुपियल भी मैंने आपको दे रखा है, पर मार्सुपियल जैसे कैरेक्टर हमारे इंडिया में नहीं मिलते हैं।
आपको मैं साफ साफ बता रहा हूं, ठीक है। इस तरह के कैरेक्टर आपको नहीं मिलेंगे हमारे इंडिया में, जनरली ना के बराबर है। एक्सेप्शंस आपको अगर बोल दे नहीं है पूरी तरह से तो कह देना एक आधा एक्सेप्शन मिल जाएंगे। जनरली ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियल्स होते हैं अलग अलग कंडीशन में होते हैं, ठीक है। ये ड्राई स्क्रब और डेजर्ट एरियाज में होते हैं। साउथ अमेरिका के जो मार्सुपियल्स होते हैं वो फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन पे होते हैं। इसका मतलब मार्सुपियल आपको हर जगह मिल जाते हैं। और ये एंडेमिक कहां होते हैं? ये एंडेमिक मतलब ओनली एंड ओनली लोकलाइज आपको कहां मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में, वेलेशिया में। वेलेशिया वो जगह होती है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जगह, उसको वेलेशिया बोलते हैं। और साथ साथ अमेरिका, ये ऐसी जगह है जहां पर आपको मार्सुपियल्स मिलेंगे। तो भारत में वैसे भी मार्सुपियल्स आपको नहीं मिलते हैं, तो यहां पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और ये देखिए यहां पे कुछ इस लिस्ट ऑफ मार्सुपियल जैसे कंगारूज है, वल्बीज है, वॉम्बैट्स है, कोयला है, फाइन, थास्मेनियम डेविल है, ओपोसम है जो मैंने बोला, क्वाल है एंड बैंडिकूट है। ये सारे के सारे हैं जो नाम आप भारत में नहीं सुनेंगे। ये वो एनिमल्स हैं, दोज आर द मार्सुपियल, जो अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में, ट्रीज में, फॉरेस्ट फ्लोर्स में और बरोइंग एरियाज में भी, जमीन के नीचे। अब यहां पर एक कैरेक्टर हो रहा है बहुत ही मजेदार। इस पे भी यूपीएससी ने 2023 में आपने देखा एक क्वेश्चन पूछा था जहां पे उन्होंने वगल डांस के बारे में पूछा था जो कि हनी बी वगैरह में होता है। देखो वगल डांस वगैरह जो असल में जो बीस के अंदर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा होगा, ये भी एक तरह का एडॉप्टेशन है। और असल में ये एडॉप्टेशन इसलिए होता है जिसकी मदद से ये जो एनिमल्स होते हैं, जो बीज होते हैं, अपने अगल बगल अपने फूड वगैरह की स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। अपने अगल बगल वो फूड वगैरह की स्टडी कर लेते हैं कि हमारा भोजन कहां है अगल बगल। और इसी डांस, इस तरह के फीचर की जो चेंजेस एक्टिविटीज करते हैं, उन्हीं बेसिस पे ये पता भी चल जाता है किस एरिया में किधर की तरफ, सीधा, स्ट्रेट, लेफ्ट, वाइट, किस तरफ उनका ऑर्गेनिज्म, उनका फूड है, आसानी से पता चल जाता है। अब वैगल डांस जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो बीस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में दो तरह के आपको मिलेंगे। एक होता है राउंड डांस, एक होता है टेल वैगिंग डांस, ठीक है ना। देयर इज डांसेस जो हनी बी करता है दो तरह का होता है, एक राउंड डांस होता है और टेल वैगिंग डांस होता है। अब देखो जिस तरह का वो डांस करता है उसके हिसाब से ये पता चल जाता है कि कोई फूड वगैरह, कोई फूड सोर्स वगैरह जहां तक उसको पहुंचना है ना, वो कितनी दूरी पे। इसको पता लगाने के लिए जैसे मान लो कोई नेक्टर है, किसी पौधे का वो रस चूसता है, जैसे मान लो मस्टर्ड है, उसका वो रस पी रहा है, उसका सैप ले रहा है, जिसको उसकी स्मेल या खुशबू तक पहुंचना चाह रहा है। तो इन चीजों की स्टडी को हम ना, ये बताया गया साइंस ने स्टडी करके कि जो हनी बी की एक्टिविटी है उसके बेसिस पे यह पता चल जाएगा कि कौन सा फूड उसका कहां पर है और किस डायरेक्शन में भी है और कितनी दूरी पर भी है। अगर राउंड डांस कर रहा है, जो इस तरह के पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश कर, राउंड एंड राउंड इस तरह का डांस कर रहा है, तो यह राउंड डांस कहलाता है। और राउंड डांस अगर हनी बी करता है, इससे पता चल जाता है कोई भी फूड उसके पास अगर है तो 75 मीटर से कम डिस्टेंस में है। और अगर वो वैगल डांस करता है, कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे, वहां पर यह बताता है कि ये जो फूड है वो काफी ज्यादा दूरी है, यानी 75 मीटर से ज्यादा है। उसको हम कहते हैं दैट इज अ टेल वैगिंग डांस। अब बात यह होती है उसका जो, अच्छा ये चीजें कहां से बताता है? जिस जगह वो हनी बी है। हनी बी का निवास स्थान क्या है? उसका अपना कॉम्ब जहां वो रहता है। अब देखो यहां पे सीधा कह रहा है इस तरह के डांस की एक्टिविटीज से यह पता चल जाता है उसका फूड सोर्स वहां से कितनी दूरी पे है, जिसका पता उसको कैसे चलता है? वहां होने वाले अगल बगल के स्मेल ऑफ फ्लावर से उसको पता चल जाता है। और वो इस चीज को अपने दोस्तों मित्रों को भी इस तरह की चीजें को बताता है, ऐसा माना जाता है। डायरेक्शन और डिस्टेंस को समझने के लिए इस तरह की डांसिंग एक्टिविटी जो होती है वो इनके अंदर देखी गई, इसके पूरे साइंटिफिक तरीके से बताया गया है। इसके बेसिस पर क्या होता है, जहां पर या जिस तरीके, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं छोटा सा, जरा कैमरे में देखना, यहां आपको और क्लियर हो जाएगा मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। सी दिस गाइस, है ना, ये जरा इस वीडियो को देखो, आप समझ में आ जाएगा इसमें हो क्या रहा है। देखो देखो इसमें हो क्या रहा है। हनी बी देखो, इसका मूवमेंट देखो, पहले किधर जा रहा है हनी बी, है ना। देखो ये ऐसे गया पहले, फिर उसका ऐसे गया पहले। ये क्या है? ये वैगल डांस है। ये देखो ये क्या है? ये वैगल डांस है। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हो रही, आप आसानी, ये देखो कैसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, फिर देखो कैसे चला, ऐसे चला। डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब मेरा कहने का मतलब इस तरह की चीज है। और इसके बेसिस पर ना ये भी पता चल जाएगा कौन सा एंगल कितना आ रहा है। देखो कौन सा एंगल कितना आ रहा है, देखो कौन सी एंगल कितना आ रहा है, ये आप आसानी से देख सकते। देखो अब इससे पता चल जाता है कि कोई फ्लावर है या कोई ट्री है ना, कितनी दूरी पर है।
ठीक है, सन से कितने एंगल पर क्या क्या चीजें, ये पूरा मैथमेटिक्स है ना, उसके बेसिस पर चीजें बताई गई। तो फिलहाल मैंने आपको समझा दिया मैं आपको कहना क्या चाह रहा था। गॉट इट एवरीवन, मैं आपको कहना क्या चाह रहा था, ये आपको समझ में आ गया। दैट इज द काइंड ऑफ डांस जो भी एक तरह का एडॉप्टेशन है फूड वगैरह को ढूंढने का, इस तरह की चीजों को पता करने का। When the honeybee flies in a straight line, है ना, straight line, moves its tail and wings to produce the sound। ठीक है, अब बात यह होती है हनी बी कैसे अपने फूड और चीजों को ढूंढता है। ठीक है, तो वहां पर हो सकता है स्मेल वगैरह, या फिर ऐसा भी होता है इन हनी बी से कुछ वेव्स निकलते हैं, साउंड्स इसको मैं कह रहा हूं, साउंड वेव्स। और ये साउंड वेव्स जो होते हैं ये जाकर वहां टकराते हैं और फिर वहां से जाकर चीजों को आइडेंटिफाई कर दिया, यानी इसकी मदद से बता देता है कि डिस्टेंस ऑफ फूड कितना है, इसकी मदद से बता देता है कि यहां पर डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स कितना है जो आइडेंटिफाई किया गया। और इससे वो स्पीड ऑफ डांस की वजह से, अच्छा स्पीड भी बदलता है डांस का, उसके बेसिस पर स्पीड ऑफ वैगिंग टेल की वजह से, स्पीड ऑफ साउंड की वजह से ये पता चल जाता है कि फूड सोर्स काफी हद तक कौन सा है और कितनी दूरी। यानी कहने का मतलब है इस तरह की एक्टिविटी डिस्टेंस और डायरेक्शन को बताने के लिए काम करती है। सिंपल तरीके से आप इतना ही याद रखेंगे, किस डिस्टेंस पर इसका फूड है, नेक्टर है, और किस डायरेक्शन में है। आपने अभी देखा था इस तरह से 60 डिग्री करके बताया था कि ये सन है और ये नेक्टर है, यानी कोई फ्लावर है, जो मैंने भी आपको वीडियो दिखा उसमें चीज समझाई थी। तो दिस इज द वैगल डांस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू ऑल पीपल रिमेंबर इट। अब देखो कुछ मिसलेनियस केसेस हैं, जरा यहां पे देखना। Got it? There are certain miscellaneous cases जो आप देख सकते हैं। पहला आप देख सकते हो एडॉप्टेशंस जो वाटर स्कैरसिटी पे हो रहा है। देखो असल में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी की कमी में डिफरेंट तरह के एडॉप्टेशंस करते हैं। जैसे कंगारू रैट है, ठीक है, पानी को स्टोर करके रख लेता है। जैसे मैंने अभी बोला था डेजर्ट एनिमल्स में क्या एडॉप्टेशन, पानी स्टोर करके रख लेगा इंटायर लाइफ, है ना, विदाउट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर जिंदा रहेगा। ठीक है, ये कंगारू रैट है। और इसकी जो एक्सक्रीटिंग होती है ना, इससे जो निकलता है वो सॉलिड यूरिन निकलता है। ठीक है, इसी तरह से पूरी लाइफ ये विदाउट इवन ड्रिंकिंग वाटर रहता है। ये बहुत ही मिसलेनियस एग्जांपल याद रखना, ऐसा एक एनिमल जो जिंदगी में पानी ही नहीं पीता है, दैट इज द कंगारू रैट। दूसरी तरफ अगर हम कैमल के बारे में बात करें तो कैमल भी क्या होता है, एक वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंट वाला एनिमल होता है जो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। और ये अपनी बॉडी के जो ब्लड स्ट्रीम मॉइस्चर है उसको एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस कंडीशन में मैनेज करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं कह लो बॉडी के अंदर जो इनको बचाने की क्षमता रखते हैं। यानी इट इज द सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैमल के अंदर पाया जाता है। एक्सट्रीम मॉइस्चर कंडीशन में भी, इवन हीट स्ट्रेस कंडीशन में भी अपने ब्लड को ये काफी हद तक बैलेंस रखता है, टेंपरेचर वगैरह को, जिससे इनमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, यहां पे भी बॉडी का टेंपरेचर जो है वो मेंटेन रहता है। अब आपको आगे लिए चलते हैं कुछ कोल्ड सेसाइल एनिमल्स के बारे में जिनमें एडॉप्टेशंस होता है। पहली चीज जो होती है आपको बताऊं, जैसे कोल्ड सेसाइल का मतलब कोल्ड एरियाज में जो होते हैं, जैसे कुछ ब्रैंकिल्स हैं और मोलस्कन्स हैं, इसमें क्या पाया जाता है जरा समझना। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, सेवरल इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ कोल्ड। कैसे करते हैं, क्योंकि इनमें कोल्ड हार्डनिंग पाई जाती है। अब आप कहोगे कोल्ड हार्डनिंग क्या होती है, सीधी बात, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनके शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जो इनके शरीर में उस समय बनने लगते हैं और जो उनको उस तरह के रेजिस्टेंस उनको बचाते हैं, उसको हम कोल्ड हार्डनिंग कहते हैं, है ना। तो कोल्ड हार्डनिंग जैसा अगर कहीं नाम आपके पेपर में आता है तो याद रखना ये जो इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स में इस तरह की चीजें होती हैं वो पाई जाती हैं। कुछ एंजाइमिक एक्टिविटीज होती हैं जिनको बचाती हैं, उसको कोल्ड हार्डनिंग टर्म दिया गया। वहीं दूसरी तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, जैसे उनकी बॉडी है, मान लो ये किसी एनिमल का बॉडी है और ये उनके सेल्स हैं, तो यहां पर इनके सेल्स के बीच में यहां पर इस तरह में कुछ आइस क्रिस्टल्स वगैरह टाइप की चीजें बन जाती हैं। लो जीरो, वेरी लो टेंपरेचर पे भी, जीरो टेंपरेचर के नेक्स्ट दिन पे भी कुछ यहां जो आइस फॉर्मेशन हो जाते हैं, आइस क्रिस्टल जो बन जाते हैं, एक तरह से ये हीट लॉस कुक नहीं होने देते हैं और इसीलिए एनिमल्स की जो बॉडी टेंपरेचर है इतना कम बाहर होने के बाद भी इनमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होता। तो एक्स्ट्रा सोलर स्पेसेस के बीच में वेरी लो सब जीरो टेंपरेचर में भी मेंटेन कर जाते हैं इनके शरीर के अंदर कुछ आइस क्रिस्टल्स या आइस के फॉर्मेशंस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्वाटिक एनिमल्स में कुछ ग्लिसरॉल जैसे सब्सटेंस भी बनने लगते हैं जो एंटी फ्रीज होते हैं। यानी अगर कोई एनिमल, जैसे पोलर ओलर एरियाज में आपको इस तरह के गुड मिल जाएंगे, एनिमल्स के अंदर कुछ ग्लिसरॉल जैसे कंपाउंड बनते हैं जो उनको एक तरह से टेंपरेचर रेजिस्टेंस का काम देते हैं, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स की तरह। तो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड्स, ये चीज यहां पे थोड़ा ध्यान रखना। द प्रेजेंस ऑफ सच एंटी फ्रीज कंपाउंड्स अलाउ द फिशेस, मैंने क्या बोला, पोलर एरियाज में, अंटार्कटिका वगैरह एरियाज में, और रिमेन एक्टिव इन द सी वाटर, ये काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं और अपनी जान बचाते हैं। आगे भविष्य में याद रखना, आई एम वेरी श्योर
कोल्ड वाला ये हार्डनिंग, इसके अलावा इंड्यूस आइस फॉर्मेशन ये वाला, और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन ये वाला। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा जरूर, ठीक है। और आगे बढ़ो, यहां पर आपको मैंने अभी हेजहॉग के बारे में दिखाया था। हेजहॉग जो आपने देखा था उस तरह का फीचर आपको कई जगह मिलेगा, ठीक है। आर्मेडिलो में है, पेंगोलिन में है, हेजहॉग में है, चाइटॉन में है, आर्मेडिलो, गिडल्ड लिजार्ड में है, गोल्डन व्हील स्पाइडर में है और आइसोपॉड्स में है। यहां आपको दिख रहा होगा, इसकी मदद से टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, इनको जो खाने वाले एनिमल्स हैं उनसे वो अपने आप को बचा लेता है, ठीक है, जबकि वो उन जगहों पे होता है जहां पे खतरा बहुत ज्यादा है। अगर हम औरंगुटान की बात करें, देखो औरंगुटान पे क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, और ये देखा गया कि औरंगुटान जो है, अलग अलग फीचर्स के औरंगुटान में अलग अलग तरह के कैरेक्टर देखे जा रहे हैं। 5 तरह के औरंगुटान को पकड़ लिया गया, उनको ले जाकर एक जू में कुछ ऐसे कंडीशंस में रखा गया जो कि सैन डियागो जू है, वहां पर उसको रखा गया और उनके अंदर एडॉप्टेशंस को चेक करने की कोशिश की गई, किस तरह से उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं एग्जामिन किया गया, और उनके अगल बगल जो जमीन खोदने के उपकरण होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स, उसको भी रख दिया गया, ठीक है। अब ये कर क्या रहे हैं, उनके यूज एंड मेकिंग द टूल्स है ना, जो टूल्स वगैरह जो जमीन खोद के रख सकते, बना सकते हैं टूल्स वगैरह, उसको रख दिया गया, और उनके देम टू ऑब्टेन फुटस्टेप्स इन द आर्टिफिशियल माउंड होल्स, ठीक है। आर्टिफिशियल एक होल्स है जो माउंड है वहां पर बना दिया गया, ठीक है। तो पहले क्या किया गया, कुछ औरंगुटान्स को लिया गया, ठीक है, एक तरह के मंकीज ग्रुप में आते हैं, होल वोल बना दिया गया वहां पर, उन एरियाज में रखा गया, और वहां पर उनके लिए जो फुटस्टेप वगैरह होते हैं वो भी वहां पर उपलब्ध करा दिए गए। अब हो क्या रहा है, 3 जो औरंगुटान है वो देखा जा रहा है फ्रीक्वेंटली स्ट्रिप द लीव्स एंड ट्विग्स फ्रॉम द ब्रांचेस, है ना। देखो वहां से क्या कर रहे हैं, आराम से प्रोवाइडेड द टूल मेकिंग एंड देन इंसर्टेड द टूल इनटू अ होल टू ऑब्टेन द फूड स्टेप टूल यूजिंग। यानी कहने का मतलब है, जो वहां गड्ढा बनाया गया है वहां से वो ले जाकर फूड वुड को लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर फूड रखा गया था, किसकी मदद से, जो वहां पर उनको टूल्स दिए गए उसकी मदद से वो बनाकर खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर देखा गया, व्हेन द orangutans were unable to insert the tool into the hole, ठीक है, अगर वो नहीं होल बना रहे हैं, नहीं जा रहे हैं कुछ ऐसे, तो वो क्या कर रहे हैं वहां पर, दे यूजली मॉडिफाइड द टूल एंड आर चेंज देयर टूल यूजिंग टेक्निक सच एज चेंजिंग हाउ दे ग्रैब द टूल्स। यानी वो जिस तरह से टूल्स रखे गए हैं, जिस तरीके से टूल्स की मदद से वहां जो माउंड वाउंड बनाए गए थे, जो सुरंग वुरंग नीचे अंदर बनाई गई थी, उस तरह को अपने तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये कह लो कि इनके अंदर औरंगुटान में ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट ये बताने की कोशिश कर रहा है, कोई एनिमल अपने अगल बगल अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से भी एडॉप्टेशन बदलता है। सिर्फ ये समझाना था कुछ फैक्चुअल डेटा के बेसिस पर जो औरंगुटान में होता है, दिस काइंड ऑफ एडॉप्टेशंस। और आगे बढ़ो, इस स्क्वायरल के बारे में बात करते हैं, गिलहरियों के बारे में। देखो गिलहरियों के बारे में अगर हम बात करें तो गिलहरियों का जो घोंसला तो नहीं बोलोगे, उसको एक्चुअल में हम लोग नेस्ट ना कह के उस एरिया को हम ड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्ट्रिंग वगैरह होती है उसको हम ड्रेस कहते हैं। यहां पर करते क्या है, जो स्क्वायरल होते हैं, जितनी भी पत्तियां होती हैं, ट्विग्स होते हैं, बार्क होते हैं, मांस होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, अदर कंप्रेस मटेरियल होते हैं, ले जाके उनको अपने उस ड्रेस के अंदर डाल देते हैं, अंदर की तरफ कंप्रेस करते रहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से वो धीरे धीरे जब कंप्रेस करते जाते हैं, ये ऐसी है, कंप्रेस करते जाएंगे तो धीरे 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 यहां पर ऐसे दब जाएगा और ये कुछ बल्ब की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, राउंड बल्ब की तरह, ठीक है। और जनरली इस तरह की चीजें जो स्क्वायरल अपनी जो नेस्टिंग बनाता है, वो नेस्टिंग लगभग 20 फीट के ऊपर ही बनाता है जमीन से। यानी किसी पेड़ पर अगर कोई आउल अपना नेस्टिंग, आउल कह रहा हूं, स्क्वायरल अगर नेस्टिंग कर रहा है गिलहरियां वगैरह, तो लगभग 20 फीट के ऊपर ही बनाते हैं ताकि कोई एनिमल वगैरह आसानी से वहां ना पहुंच पाए। दूसरी चीज जो स्क्वायरल होता है वो ऑमनीवोर्स होता है, यानी दोनों तरह के फूड खाता है, यानी वेज नॉन वेज दोनों तरह के। और एक बात और बता दूं, ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये फ्रूट और नट्स को प्रेफर करता है, लेकिन यहां तक भी देखा गया कि ये कुछ सर्कमस्टांसेस में चिक्स वगैरह या उनके एग्स वगैरह भी खाता है। इसका मतलब वही हो गया कि ये पूरी तरह से क्या आपको मिलेगा, ये पूरी तरह से आपको मिलने वाला है दोस्त ऑमनीवर्स। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन। तो ये सारा का सारा टॉपिक था जो मुझे कराना था, और ये काफी लेंथी चैप्टर था जो आपको मैंने बता दिया था पहले ही। तो वीडियो की लेंथ कहीं कहीं थोड़ा 1 घंटे से ज्यादा हो जाती है, मेरी कोशिश होती है वीडियो 1 घंटे से कम ही हो, क्योंकि साइकोलॉजी है, अगर वीडियोस अगर ज्यादा होंगे आपको लगेगा बहुत ज्यादा सर पढ़ा रहे हैं, अगर 4-4, 6-6 घंटे की वीडियोस 8 डाल दूंगा आपको लगेगा भाई रवि सर ने बहुत कम पढ़ाया। तो ये एक साइकोलॉजी है, और ये
ये साइकोलॉजी में आपको 20 साल से देख रहा हूं, ठीक है ना। आपके दिमाग में क्या है, तो कुछ वीडियो थोड़े लंबे हो रहे हैं। तो चलिए दोस्त, यहां पर हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग और आगे बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे प्लांट के अंदर किस तरह के एडॉप्टेशंस होते हैं, जिसमें हाइड्रोस्फीयर, जीरोस्फीयर, ये सारे एडॉप्टेशन पढ़ेंगे। दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होने वाले एडॉप्टेशंस कौन से हैं, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय